वॉइस इज ओके। क्लास लाइव है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट वाली क्लास हमने अरावली वाला जो पार्ट था आपका, उसमें अरावली का जो इंपॉर्टेंट पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया था अपना, जिसमें लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कुछ पार्ट हमने कवर किए थे। जैसे कि अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में एक तो बात की थी अपन ने पिडमॉन्ट पे, कि पिडमॉन्ट क्या है। तो जो अपने पर्वतीय भाग है उनका जो नीचे वाला जो बेस एरिया है, यानी पर्वतों के निकट वाला जो बेस एरिया है, ये पिडमॉन्ट होता है। तो पर्वत पदीय भाग को, इसका मीनिंग है फुट रीजन ऑफ माउंटेन। फुट रीजन ऑफ माउंटेन इज नोन एज पिडमॉन्ट। पर्वत पदीय क्षेत्रों को पिडमॉन्ट कहा जाता है। इसके बाद में था मुख्यतः सर्वोच्च चोटियां। तो सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक जो है अरावली की, वो मैंने अलग अलग अरावली में आपको अलग अलग कवर करवाई थी। और उसके बाद में सभी चोटियों का हमने एक सीक्वेंस, यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, लगभग 18-19 प्रमुख चोटियां जो आपको मैंने दो ट्रिक में बताई, जिसमें जिसमें एक ट्रिक थी अपने गुरु से दिल से जरा आस, उसके बाद में कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का सजन मोर, खोहे में सात बोली रोज बोले, जिसमें सात में तय जो तारागढ़ है उसके ऊपर अपने एक चोटी को रखा था और एक तारागढ़ के नीचे रखा था। तो तारागढ़ के ऊपर कौन सी थी? तारागढ़ के ऊपर एक चोटी लीलागढ़, और तारागढ़ के नीचे रखा था अपन ने जालोर की डोरा माउंटेन को। तो इस तरीके से लगभग 18-19 प्रमुख चोटियां जो थी, उनका एक डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात घटता हुआ क्रम, और अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाए तो आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा। उसके बाद में लास्ट में अपनी बात चल रही थी राजस्थान के अंदर जो पहाड़ियां हैं, वो कई बार सर्वोच्च चोटी के अकॉर्डिंग नहीं पूछ के और लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो उसके लिए कुछ पहाड़ियों को पहचानने के तरीके मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। जैसे भाकर जो पहाड़ी है, यानी जो भाकर शब्द यूज होता है वो मुख्यतः वो यूज होता है सिरोही की पहाड़ियों के लिए, अकेला जो भाकर है, और जहां पहाड़ी का नाम प्लस भाकर ऐड होता है वो यूज होता है अपने जालोर के लिए। और जो मेवाड़ वाला एरिया है, तो मेवाड़ में आपको ध्यान है, मेवाड़ के अंदर मुख्यतः मगरा, पहाड़ी का नाम प्लस मगरा यूज होता है। एक दो अपवाद भी हैं उसमें, रेल का मगरा और बेल का मगरा जो हम कवर करेंगे, तो वो मुख्यतः उदयपुर से बाहर भी मिलेंगे। बाकी मगरा के मोस्टली एग्जाम्पल आपके कहां पर हैं? तो मगरा के एग्जाम्पल है मोस्टली आपके उदयपुर के अंदर। फिर पहाड़ियों का नाम प्लस डूंगर और डूंगरी, उसके एग्जाम्पल मिलते हैं जयपुर या कोटपुतली, बहरोड। तो यहां तक कल अपना कंप्लीट हो गया था। अब कुछ कमेंट्स आपके पढ़ लेते हैं। सर इस बैच में राजस्थान ज्योग्राफी कब तक हो जाएगी? 30 नवंबर से पहले तो हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। देखो, इस बैच में जो क्लासेज हैं आपकी लगभग पौने 2 घंटे और 2 घंटे तक ये क्लास चलेगी आपकी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी हमारे पास इतने दिन है कि हम इजीली इस पार्ट को, यानी जो भी आपका इंटीग्रेटेड वाला पार्ट है, या जो भी जिस कोर्स में, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी का स्टार्टिंग पार्ट है वो कॉमन है सब में, तो जिस कोर्स में आप हैं उसमें हम इजीली इस पार्ट को कवर कर लेंगे नवंबर के लास्ट में। सर मीना ट्राइब सबसे ज्यादा जयपुर में है क्या? बिल्कुल, मीना ट्राइब सर्वाधिक जयपुर में। उसके बाद में इसका जो मेन बेल्ट है, जयपुर, दौसा, करौली एंड सवाई माधोपुर, ये प्रमुख जिले हैं जहां पे ये सर्वाधिक सेटल अर्थात सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो राजस्थान की जो प्रमुख पहाड़ियां उनको स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान एवं अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। मेजर हिल्स ऑफ राजस्थान,
राजस्थान एंड अरावली। इसमें सबसे पहले वो पहाड़ियां लेंगे अपन जो राजस्थान के अंदर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो करौली के अंदर एक पहाड़ी आती है अपने जिसका नाम है त्रिकुट, यानी त्रिकुट नाम से। एक जैसलमेर में आती है त्रिकुट, दोनों का नाम सेम है, त्रिकुट और त्रिकुट। तो एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछा जाए त्रिकुट कहाँ स्थित है, तो त्रिकुट को अपने को दोनों जगह सही मानना है, जैसलमेर एंड त्रिकुट करौली। त्रिकुट जैसलमेर और त्रिकुट करौली। लेकिन इनके आगे शब्द जो लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होती है कि ये जैसलमेर में होंगे या करौली में होंगे। अगर त्रिकुट हिल्स लिखा हुआ है, अर्थात त्रिकुट पहाड़ी लिखा हुआ है, त्रिकुट हिल्स यानी त्रिकुट पहाड़ी, तो त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पहाड़ी लिखा हुआ है तो आंसर रहेगा जैसलमेर। और त्रिकुट के आगे अगर माउंटेन लिखा हुआ है, पर्वत लिखा हुआ है, त्रिकुट माउंटेन लिखा हुआ है तो आंसर क्या रहेगा, करौली। तो इसका मीनिंग त्रिकुट में हमें दोनों आंसर सही मानने, त्रिकुट जैसलमेर में भी है, त्रिकुट करौली में भी है। लेकिन त्रिकुट पहाड़ी आ गया या त्रिकुट हिल्स आ गया तो इसका मीनिंग आंसर जैसलमेर है। तो अपने को एक और रट के रखना कि हिल्स या पहाड़ी शब्द है वो जैसलमेर में है, और ये हिल्स या पहाड़ी नहीं आता और पर्वत आता है, इसका मीनिंग जैसलमेर नहीं हो, क्या आंसर क्या रहेगा फिर, देन करौली आंसर रहेगा। तो अपने त्रिकुट दो हैं, पहाड़ी या हिल्स वाला जैसलमेर, और पहाड़ी या हिल्स नहीं आए पर्वत आए तो आंसर रहेगा करौली। दोनों के अपने इंपॉर्टेंस हैं। जैसलमेर वाला जो त्रिकुट हिल्स है ये प्रसिद्ध है सोनार फोर्ट के लिए, जहां राजस्थान के अंदर सोनार दुर्ग स्थित है, वो त्रिकुट हिल्स वाला पार्ट, त्रिकुट पहाड़ी वाला हिस्सा। और जहां त्रिकुट माउंटेन है, ये करौली के अंदर कैला देवी टेम्पल वाला हिस्सा है। कैला देवी टेम्पल अर्थात कैला देवी मंदिर स्थित है। अब ये वाली जो त्रिकुट और ये वाली त्रिकुट है, इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी और याद रखनी है आपको, चिड़िया के नाम से। तो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में अपने जोधपुर भी आता है, तो जोधपुर के अंदर जो पहाड़ी है वो है चिड़िया टूक। और ये चिड़िया टूक वो पहाड़ी है जिसपे मेहरानगढ़ फोर्ट स्थित है। तो त्रिकुट हिल्स, जैसलमेर फोर्ट यानी सोनार फोर्ट, जोधपुर वाला जो चिड़िया टूक है इस पे स्थित है मेहरानगढ़, अर्थात जो जोधपुर का फोर्ट, चिड़िया टूक मेहरानगढ़। इसके बाद में राजस्थान के पूर्व के अंदर ये जो त्रिकुट है ये मुख्यतः रिलीजियस साइट यानी कैला देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो कैला देवी टेम्पल करौली में है। और केवला देव, केवला देव आपने पढ़ा है भरतपुर, भरतपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है केवला देव जो भगवान शिव के मंदिर के नाम से है। यानी केवला देव है भगवान शिव जो कि करौली से ऊपर की तरफ है भरतपुर की ओर। तो केवला देव नेशनल पार्क भी है। तो केवला देव अलग है, केला देवी अलग है। तो केला देवी का जो टेम्पल है वो करौली में है, जिनका एक प्रसिद्ध गीत लांगुरिया गीत जो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हैं। तो अपने ये तीन प्रमुख पहाड़ियां जो राजस्थान के ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की ओर याद रखनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी ने पूछा कि सर ये मीणा ट्राइब, अच्छा वीर का क्वेश्चन है कि सर कुछ बुक्स के अंदर जो मीणा ट्राइब है उसको उदयपुर दिया हुआ है, तो उदयपुर में मीणा ट्राइब नहीं है, टोटल ट्राइब सबसे ज्यादा है। कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में है, तो आंसर रहेगा उदयपुर, मैक्सिमम ट्राइब्स। और ये पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर रहेगा अपने मीणा ट्राइब है। और किस जिले में अधिक है, तो जो सबसे बड़ी जनजाति मीणा है वो जयपुर में है। लेकिन जनजातियों की संख्या अगर पूछी जाए किस जिले में अधिक है, तो ट्राइब्स हमेशा वहां अधिक होते हैं जहां वन अधिक होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो आंसर आएगा उदयपुर। तो जहां सर्वाधिक वन है वहां ट्राइब्स भी सर्वाधिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सर्वाधिक वन किस स्टेट में है, तो इंडिया में सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश के अंदर। तो भारत में सर्वाधिक जनजातियां भी कहां पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि जहां वन अधिक होते हैं वहां ट्राइब्स अधिक होते हैं।
आपके देखो जो निकटतम एग्जाम है उनके जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल करवा दिए जाएंगे, और ज्योग्राफी के अंदर स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले जो टॉपिक हैं वो तो बिल्कुल फैक्ट हैं आपके, उनको तो आप जितना रिवीजन करोगे उतने ज्यादा रटने में आएंगे। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं आपके 10-12 टॉपिक ये समझने वाले हैं। तो ये राजस्थान की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, इसके अंदर 3 पहाड़ियों को हमने कंप्लीट किया है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये वाली त्रिकुट है करौली कैला देवी, ये त्रिकुट है हिल्स जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी, और दोनों त्रिकुट और त्रिकुट ये जोधपुर में कौन सी है, चिड़िया टूक। चिड़िया टूक जोधपुर। जैसलमेर से हम नीचे की ओर जाते हैं तो हिस्सा आता है बाड़मेर और बालोतरा का हिस्सा। तो यहाँ बाड़मेर की बात नहीं करके हम बात करेंगे बालोतरा, क्योंकि वर्तमान में जो सिवाना क्षेत्र है वो बालोतरा की तरफ है। और सिवाना के पास की कुछ पहाड़ियां जो प्रसिद्ध हैं, तो जैसलमेर से नीचे की ओर हम बालोतरा की तरफ सिवाना के पास में पहाड़ियों का एक ग्रुप बनता है इस तरीके से। इस ग्रुप के अंदर कितनी पहाड़ियां हैं, 56। इस कारण इनको कहा जाता है 56 पहाड़ियां, 56 हिल्स या 56 पहाड़ियां। इन पहाड़ियों का आकार गोल है, इस कारण इनको नाम दिया जाता है गोलाकार पहाड़ियां। गोलाकार पहाड़ियां या गोलाकार हिल्स यानी राउंड शेप हिल्स। ये राउंड शेप में, इस कारण इनको राउंड शेप हिल्स भी कहा जाता है। इनको सर्कुलर हिल्स भी कहा जाता है, सर्कुलर यानी गोलाकार पहाड़ियां। इन 56 पहाड़ियों के अंदर एक पहाड़ी आती है नाकोड़ा, यानी नाकोड़ा क्षेत्र को हम नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। यह बालोतरा के पास में एक जगह है मेवानगर, उस मेवानगर के निकट। इस कारण जनरली इसको राजस्थान का मेवानगर भी कह दिया जाता है, नाकोड़ा क्षेत्र को। तो राजस्थान का मेवानगर किस क्षेत्र को कहा जाता है, नाकोड़ा को। और फिर इसी क्षेत्र में एक पहाड़ी आती है पिपलूद की पहाड़ियां। तो बारिश के टाइम में जो पिपलूद है वो सिरोही के माउंट आबू की तरह होता है। तो इन पहाड़ियों में जब बारिश होती है तो ये वाला जो एरिया है पिपलुद, ये माउंट आबू की तरह होता है, जिसको राजस्थान का लघु माउंट आबू या मिनी माउंट आबू ऑफ राजस्थान कहा जाता है। अर्थात राजस्थान का मिनी माउंट आबू। राजस्थान का मिनी माउंट आबू। तो राजस्थान का मिनी माउंट आबू का दर्जा किसको मिला हुआ है, तो आंसर रहेगा पिपलुद। जैसे माउंट आबू ये तो सबको ध्यान है, माउंट आबू सिरोही में है, लेकिन राजस्थान का मिनी माउंट आबू या लघु माउंट आबू अर्थात मिनी माउंट आबू ऑफ राजस्थान इज नोन एज, तो आंसर रहेगा पिपलुद। तो ये पिपलुद की पहाड़ियां ये भी सिवाना में है। तो यहां से लगभग क्वेश्चन कई तरीके से निकल सकता है कि सिवाना की पहाड़ियां, तो आंसर रहेगा बालोतरा। कितनी है, तो 56 की पहाड़ियां। किस आकार में है, तो गोलाकार पहाड़ियां। तो इन दोनों तीनों के आंसर अपने बालोतरा, सिवाना की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, गोलाकार पहाड़ियां। फिर इन पहाड़ियों में दो इंपोर्टेंट है, एक नाकोड़ा पर्वत जो यहाँ के जैन टेम्पल के लिए, और एक टेम्पल और है यहाँ पे हल्देश्वर महादेव। तो हल्देश्वर महादेव के लिए भी प्रसिद्ध है, जो मेवानगर की ओर ये क्षेत्र है। तो राजस्थान में मेवानगर क्षेत्र कौन सा है, नाकोड़ा का एरिया। और बाद में यहाँ का जो क्षेत्र है शिवाना की पहाड़ियों का, जो माउंट आबू से मिलता जुलता है, यानी माउंट आबू की तरह ग्रीनरी वाला, वो पिपलुद एरिया, उसको मिनी माउंट आबू ऑफ राजस्थान भी कह सकते हो या मिनी माउंट आबू ऑफ बालोतरा भी कह सकते हो। कि बालोतरा का या राजस्थान का मिनी माउंट आबू किसको कहा गया है, पिपलुद की पहाड़ियों को। इसके बाद में जो पहाड़ियां हैं बालोतरा के बाद में, तो बालोतरा से जैसे अपन सदन की तरफ या दक्षिण की तरफ आते हैं, तो ये बालोतरा का हिस्सा, उसके नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट आएगा जालोर।
जालोर के बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा अरावली का जो मेन पार्ट, यानी जहां से अरावली स्टार्ट होती है, अर्थात सिरोही वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा। तो पहले जालोर की पहाड़ियों में कुछ पहाड़ियों को पहचानने के तरीके हैं। जैसे जालोर में एक स्थान आता है रोजा, और रोजा के अंदर पहाड़ियां हैं, इस कारण उसको कहा जाता है रोजा भाकर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसराना। तो इसराना में जो पहाड़ियां हैं ये अपने आप में इसराना भाकर। एक स्थान आता है यहाँ झारोला। तो यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ियों के नाम के आगे अगर भाकर लगा हुआ है तो मोस्टली आंसर आपके कहाँ रहेंगे, जालोर। देखो अपवाद हर चीज के हैं, लेकिन जनरली अपनी जो ऑथेंटिक बुक्स में है उसमें ज्यादातर पहाड़ियां जिनके नाम के आगे भाकर लगा हुआ है उनकी लोकेशन कहाँ है, जालोर। तो इस कारण जब भी ज्यादातर जो पहाड़ियां पूछेंगे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, तो नाम के आगे भाकर लग गया, इसका मीनिंग लोकेशन कहाँ रहेगी, जालोर। अकेला भाकर है, देन आंसर रहेगा सिरोही। तो ये तीनों पहाड़ियां जालोर की, रोजा, इसराना, झारोला। तो नेम ऑफ हिल्स प्लस भाकर, इसमें भी नेम ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी का नाम फिर भाकर, नेम ऑफ हिल्स प्लस भाकर। तो तीनों की लोकेशन जालोर। फिर जालोर की एक प्रमुख पहाड़ी आती है जहां सुंदा माता टेम्पल है, उसका नाम ही सुंदा पर्वत है। तो सुंदा पर्वत जालोर। अब सुंदा पर्वत जालोर का जो इंपॉर्टेंस है वो एक तो सुंदा माता टेम्पल को लेकर है, सुंदा माता मंदिर को लेकर। दूसरा राजस्थान का फर्स्ट रोपवे बनाया गया है। रोपवे को हिंदी में रज्जू मार्ग भी कहते हैं, यानी जो रस्सी पे चलता है। फर्स्ट रोपवे। देन इसके बाद में सुंदा माता जो एरिया है ये भालू संरक्षित क्षेत्र भी है। इसी कारण जालोर का जो शुभंकर है, तो वन विभाग के द्वारा हमारे राजस्थान के हर एक जिले का एक शुभंकर है, जो या तो वन्य जीव हो सकता है या वन्य पक्षी या पक्षी हो सकता है, यानी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स में से किसी को भी चुना जा सकता है। तो मुख्यतः जो जालोर है उसका जो शुभंकर है वो माना गया है बेर अर्थात भालू को। तो ये बेर कंजर्वेशन रिजर्व है, भालू संरक्षित क्षेत्र, या रोपवे या रज्जू मार्ग के रूप में, और ये सुंदा माता टेम्पल। सुंदा माता टेम्पल। तो इसका इंपॉर्टेंस वैसे भी आपको आर्ट एंड कल्चर में भी आप पढ़ते हो, तो ये तो ऐसा है कि आपको नहीं भी ध्यान रहे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग तो आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग रह जाएगा कि सुंदा माता पर्वत कहाँ है या सुंदा माउंटेन कहाँ है। तो ये सुंदा माउंटेन इसीलिए सुंदा माता मंदिर है। फिर राजस्थान का पहला रोपवे सिरोही को मिला था, जहां से कैंसिल होने के बाद ये जालोर को मिला। इस कारण यहाँ सबसे पहला रोपवे बन के तैयार हुआ 2006 के अंदर। और बाद में ये वाला जो ज्योग्राफिकल एरिया है जालोर और उसमें कुछ पार्ट सिरोही का, उसको नाम देते हैं अपन सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व एरिया। तो कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में तो सिरोही भी काउंट होता है, लेकिन सुंदा पर्वत में केवल जालोर काउंट होगा। इस कारण अपन ने सुंदा माउंटेन के आगे केवल क्या लिखा है, जालोर। और ये एरिया मुख्यतः भालुओं को संरक्षण प्रदान करता है। फिर जालोर की और एक पहाड़ियां आती है जिनका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। तो हिल्स ऑफ जसवंतपुरा या जसवंतपुरा हिल्स भी लिख सकते हो। जसवंतपुरा हिल्स। तो जसवंतपुरा हिल्स की लोकेशन कहां पर है, तो इसकी लोकेशन आती है जालोर के अंदर। जसवंतपुरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची जो चोटी है वो मानी जाती है सुंदा पर्वत।
सॉरी, डोरा माउंटेन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसकी हाइट है 869 मीटर। यानी जो मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है तारागढ़, उस तारागढ़ से मात्र ये 4 मीटर नीचे है। कल मैंने आपको सर्वोच्च चोटियां बताई थी, उसमें तारागढ़ के नीचे कौन सी थी? डोरा। और तारागढ़ के ऊपर कौन सी थी? लीलागढ़। तो इसमें हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, डोरा माउंटेन। डोरा माउंटेन अर्थात डोरा पर्वत। जसवंतपुरा के बाद में जालोर और बाड़मेर की जो पहाड़ियां हैं, ये बाड़मेर का हिस्सा है, ये जालोर का हिस्सा। इन पहाड़ियों के अंदर मुख्यतः एक तो ग्रेनाइट चट्टानें अधिक होती हैं, और ग्रेनाइट के साथ दूसरी चट्टानें होती हैं रायोलाइट। तो राजस्थान में मुख्यतः ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं? या इस प्रकार की जो चट्टानें ग्रेनाइट और रायोलाइट, तो ये जालोर और बाड़मेर मालानी क्षेत्र। तो मालानी का एरिया मुख्यतः ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, उसके आसपास की पहाड़ियां, और मुख्यतः प्रोडक्शन जालोर की तरफ, इस कारण इसको हम कहते हैं राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान। तो जालोर बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः कौन सी चट्टानों की प्रधानता है, या मेनली कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं? तो देन आंसर रहेगा अपना ग्रेनाइट एंड रायोलाइट चट्टाने। तो ये दोनों शब्द याद रखना। हालांकि ग्रेनाइट तो आपको याद ही है, ग्रेनाइट एक स्टोन या पत्थर है, जैसे मार्बल अपने लिए स्टोन होता है, तो ग्रेनाइट भी एक स्टोन या पत्थर है जो जालोर में सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो ये जो जालोर वाला एरिया है, ये ग्रेनाइट के लिए, जालोर बाड़मेर की पहाड़ियां ग्रेनाइट, और सेकंड है रायोलाइट, इनकी प्रधानता पाई जाती है। अब जैसे ही जालोर की पहाड़ियां कंप्लीट होती हैं, उसके बाद में स्टार्ट होता है अरावली का पार्ट। अरावली यानी सिरोही का पार्ट। फिर इसके आगे की तरफ आएंगे इस साइड में, तो आंसर रहेगा अपना इस साइड में उदयपुर। फिर इसके ऊपर की ओर आएंगे तो इसमें रहेगा राजसमंद। फिर इस साइड में राजसमंद के पश्चिम की ओर पाली का पार्ट। ये सारे दक्षिणी अरावली के पार्ट हैं, अभी जो नाम लिखे हैं अपने, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और पाली। फिर इसके बाद में आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो या तो अजमेर में है, या फिर ब्यावर के अंदर। फिर इसके बाद में बची हुई जो अरावली है, ये उत्तरी अरावली है, जिसमें जयपुर है। जयपुर के ऊपर का हिस्सा है तोरावाटी, यानी सीकर झुंझुनों की पहाड़ियां। और उसके बाद में कुछ पहाड़ियां कोटपुतली, बहरोड एंड अलवर। तो अरावली के उत्तर में जो जिले हैं उनका भी लगभग आपको आइडिया है, क्योंकि अरावली का अपन अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था अजमेर, ब्यावर और टोंक। मध्य अरावली के इन जिलों को याद कर लो। इनके बाद में ऊपर की जो अरावली है वो सारे उत्तरी अरावली के जिले हैं। अजमेर, ब्यावर और टोंक के बाद में जितने भी नीचे वाले जिले हैं वो सब आपके दक्षिणी अरावली के पार्ट है। तो मेन अपने को मध्य मध्य अरावली वाला जो पार्ट है, यानी अजमेर, टोंक, अजमेर, टोंक एंड ब्यावर, ये अपने को ठीक से याद होने चाहिए। क्योंकि अगर ये याद हो गया तो वहां से आइडिया लग सकता है कि जो अजमेर का पार्ट है, और अजमेर के जस्ट पूर्व की तरफ है टोंक, और ये साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, ये है ब्यावर। अगर अगर आपको ये ध्यान है तो अब अपने को आइडिया है कि जो शेखावाटी है, यानी सीकर झुंझुन वाला पार्ट, ये ऊपर है। जयपुर भी इसके ऊपर की तरफ है। दौसा भी जयपुर के पूर्व में है। अलवर यहाँ पर है। कोटपुतली, बहरोड यहाँ पे है। खेरतल, तिजारा इस साइड में है। तो ये जितने भी जिले हैं सारे उत्तरी रावली की तरफ। और फिर ब्यावर के नीचे की ओर इधर पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सलुम्बर, तो ये जितने जिले हैं ये दक्षिणी रावली की तरफ है। तो इसका मीनिंग है, मेन आप ये याद रखो कि अजमेर, टोंक और ब्यावर, इनको मध्य में लेना है। बाकी जिलों का लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि धीरे धीरे आपको ध्यान रहेगा कि उदयपुर अजमेर से भी नीचे की तरफ है, जयपुर उससे ऊपर की तरफ है, तो जयपुर आता है नॉर्थ रावली में, उदयपुर आता है दक्षिणी रावली में। तो इन जिलों का एक कॉमन जो आइडिया है वो अपने को होना चाहिए।
तो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे अब सिरोही से, क्योंकि जालोर तक अपनी पहाड़ियां कंप्लीट हो गई हैं। जालोर के बाद में एंट्री होगी अपनी सिरोही की तरफ। तो सिरोही में अरावली की जो छोटी पहाड़ियां, इनको नाम क्या दिया जाता है? भाकर। तो भाकर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? सिरोही में। इनका मीनिंग क्या लिया जाता है, ये देखिए। सिरोही की छोटी तीवर ढाल एवं उत्खात पहाड़ियों को, क्योंकि छोटी पहाड़ियां उबड़ खाबड़ी होती है एवं उत्खात पहाड़ी भाकर कहलाती है। तो वास्तव में ये पहाड़ी इस प्रकार की होती हैं कि हाइट में छोटी होती हैं। इनका कोई ढाल ऐसा होता है जो तीव्र ढाल होता है, अर्थात ये अपने आप में स्मॉल हिल्स हैं। ये एक्विड स्लोप में आते हैं, यानी तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के रूप में आती हैं। और ये समतल नहीं हो कि पहाड़ियां, आपको ध्यान है, ये उबड़ खाबड़ी होती हैं। तो स्मॉल एक्विड स्लोप या रैपिड स्लोप एंड बैडलैंड हिल्स। बैडलैंड का मीनिंग है उबड़ खाबड़ या उत्खात पहाड़ी के रूप में होती हैं। तीव्र ढाल या एक्विड स्लोप के अंदर होती है, और ये स्मॉल या छोटी पहाड़ी होती हैं। तो सिरोही में स्मॉल एक्विड स्लोप एंड बैडलैंड हिल्स आर नोन एज भाकर। सिरोही में छोटी तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को, जैसे अपन उदयपुर के आसपास ऐसी छोटी पहाड़ियों को जो एक तरफ से खड़ा ढाल हो उनका और उबड़ खाबड़ हो, तो पहाड़ियां सामान्य तो उबड़ खाबड़ी होती हैं, तो उन भागों को हम जयपुर में डूंगरी या डूंगरी कहेंगे। ऐसी छोटी तीव्र ढाल या एक्विड स्लोप या रैपिड स्लोप हिल्स जो कि उबड़ खाबड़ हो, उसको मेवाड़ में क्या बोलेंगे? मगरा और मगरी। और सिरोही में इन पहाड़ियों को क्या कहा जाएगा? भाकर और भाकरी के नाम से। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सिरोही के रेफरेंस में है, और ये भाकर मुख्यतः सिरोही के पूर्व में होती है। तो कई बार अपना जितना इंफॉर्मेशन अपने को पता होता है उतना क्वेश्चन में आ जाता है कि भाकर पहाड़ियां सिरोही में स्थित हैं। फिर नीचे ऑप्शन में दिया जाता है सिरोही के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। तो ये मुख्यतः सिरोही के पूर्व की पहाड़ियां होती हैं, जो स्मॉल हिल्स होती हैं, एक्विड स्लोप होती हैं और बैडलैंड उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती हैं। तो ये भाकर पहाड़ियां सिरोही के पूर्व में स्थित है। सिरोही के पूर्व में स्थित। सिरोही के पूर्व में स्थित। इसके बाद में नेक्स्ट सिरोही की ओर जो भाकर है, उसके अलावा एक मगरा मगरी का अपवाद भी है सिरोही में, बेल का मगरा। डायरेक्ट बेल मगरा भी कहते हैं इसको। तो बेल का मगरा या बेल मगरा, जो कि मुख्यतः वोलेस्टोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। वोलेस्टोनाइट मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी सिरोही में है। तो जैसा ही आपको बताया था, मगरा मगरी मेवाड़ की तरफ होते हैं, लेकिन ये अपवाद है उसका। नाम मगरा है, लेकिन उदयपुर या राजसमंद की तरफ नहीं होके सिरोही के अंदर है। तो ज्यादातर मगरा मगरी वैसे उदयपुर में होते हैं। तो एक रेल और बेल को छोड़कर, तो ये रेल तो आपको मिलेगा राजसमंद में और बेल मिलेगा आपको सिरोही में। उसके अलावा सामान्यतः जो मगरा मगरी उदयपुर की तरफ ज्यादा है। तो ये बेल का मगरा वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है, जो सिरोही के अंदर है। और इसके अलावा राजसमंद की तरफ जो आता है, राजसमंद की तरफ जो मगरा आता है उसका नाम है रेल मगरा।
हालांकि ये अपने आप में तहसील भी है, रेल मगरा या रेल का मगरा भी लिखते हैं इसको। तो स्थान का नाम तो यही है, रेल का मगरा। बाकी यहाँ की पहाड़ियों को लिख देते हैं रेल का मगरा, यानी रेल क्षेत्र की जो पहाड़ियां है मगरा पहाड़ियां है। मगरा छोटी पहाड़ियों को ही कहते हैं। तो रेल का मगरा कहाँ पर है? तो रेल का मगरा है राजसमंद के अंदर। तो इसका पहला शब्द है रेल वाला, रे से, राजसमंद लोकेशन के अंदर। और बेल वाले को कहाँ रखना है? तो बेल वाले को रखना है सिरोही की तरफ। बाकी जो मगरा मगरी के एग्जाम्पल हैं वो आएंगे आपके उदयपुर के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ी आती है पिछोला के निकट, माछला मगरा, तो माछला मगरा उदयपुर। एक फतेह सागर के निकट आती है, उसका नाम है मोती मगरी। एक उदयपुर सिटी में आती है, उसका नाम है हिरण मगरी। मोती मगरी, हिरण मगरी। और इसके बाद में जो पहाड़ियां हैं इसमें एक आती है माकड़ मगरा। माकड़ मगरा। तो ये वाली जो पहाड़ियां अभी लिखी हैं रेल और बेल को छोड़ के बाकी उदयपुर की तरफ। तो रेल तो कहाँ थी? तो रेल में तो रे शब्द से याद रखना है राजसमंद। और बेल का मगरा तो बेल को छोड़ना है सिरोही के ऊपर। सिरोही यानी राजस्थान का जो हिल स्टेशन या माउंट आबू वाला एरिया है। अब इसमें जो माछला मगरा है वो इस तरीके से है पहाड़ी, कि इस पहाड़ी के निकट एक तो झील बनी हुई है पिछोला झील। तो इस झील के रेफरेंस में भी पूछ सकते हैं कि पिछोला झील किस पहाड़ी के निकट है? तो माछला मगरा के निकट। फिर इसी पिछोला झील के निकट एक छोटा तालाब बना हुआ है दूध तलाई, जिसको कहा जाता है, जिसके चारों ओर इस तरीके से रोड भी बनी हुई है। दूध तलाई। और इसी रोड से एक रास्ता जाता है पहाड़ियों के आगे की ओर, जो ब्लॉक हो जाता है इस रेफ, यानी आगे पहाड़ियां आ जाती हैं। और यहां से इस पहाड़ी के ऊपर एक रोपवे स्टार्ट होता है, जो राजस्थान का सेकंड रोपवे, जो राजस्थान के अंदर है सेकंड रोपवे है। सुन्ना माता ये 2 साल बाद में। तो सुन्ना माता 2006 और उसके 2 साल बाद में सेकंड आता है 2008। तो ये सेकंड रोपवे। और ये जिस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जाता है वहां एक मंदिर बना हुआ है मनसापूर्ण करणी माता। हालांकि करणी माता टेम्पल कहाँ स्थित है? देशनोक, देशनोक बीकानेर। जबकि यहाँ इसका नाम है मनसापूर्ण करणी माता। मनसापूर्ण करणी माता। तो मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर। और करणी माता, तो करणी माता है देशनोक बीकानेर के अंदर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसमें, कि माछला मगरा के निकट पिछोला झील स्थित है, इसके निकट दूध तलाई स्थित है। दूध तलाई स्थित है। इस पहाड़ी पर राजस्थान का सेकंड रोपवे है। इस पे मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस पहाड़ी से माछला मगरा से जुड़े हुए हैं। फिर इसी पहाड़ी के निकट जो पिछोला झील है, जो एक धनुषाकार आकृति में आगे की ओर स्वरूप सागर के माध्यम से, तो ये धनुषाकार जो बना हुआ है, धनुषाकार यानी बो शेप, तो धनुषाकार आकार में बना हुआ है स्वरूप सागर, जो इसको आगे वाली झील से जोड़ता है, जिसका नाम है फतेह सागर। और फतेह सागर के निकट जो गार्डन डेवलप किया हुआ है उसका नाम है मोती मगरी। और ऐसा ही नाम आप एक जयपुर में भी यूज करते हैं, मोती डूंगरी। तो जैसा ही आपको बताया था, छोटी पहाड़ियों को डूंगरी या डूंगरी कहा जाता है। तो ये वाला जो मोती वाला शब्द है दोनों जगह यूज होता है, उदयपुर में मोती मगरी के नाम से, और जो फतेह सागर के निकट है एक गार्डन बना हुआ है मोती मगरी वहां पे, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की कांसे की मूर्ति है और झाला सरदार की भी एक कांसे की मूर्ति है।
तो उस पहाड़ी की ओर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो गार्डन डेवलप है इसके अंदर, तो इसको नाम दिया गया मोती मगरी। तो जो मोती मगरी साइट है ये कहां पर है, तो मोती मगरी है उदयपुर में। और मोती डूंगरी कहां पर है, तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर के अंदर। और जय उदयपुर सिटी के अंदर आती है एक कॉलोनी, और उस एरिया में छोटी पहाड़ी आती है, उसका नाम है हिरण मगरी। हिरण मगरी, तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हिरण मगरी और माकड़ मगरा का, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं। जिनके इंपॉर्टेंस आजकल कम है वही एग्जाम में अधिक आ रहे हैं। जबकि दो दो पहाड़ियां जिनके इंपॉर्टेंस है, एक पिछोला को लेकर माछला मगरा, और एक आगे फतेह सागर को लेकर जिसका नाम है मोती मगरी। तो मोती मगरी, माछला मगरा, इसके अलावा माकड़ मगरा, और इसके बाद में जय उदयपुर सिटी के अंदर हिरण मगरी। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां जो उदयपुर सिटी की तरफ है। अब इसके अलावा उदयपुर की जो कुछ अन्य पहाड़ियां हैं, जैसे एक तो कॉन्सेप्ट आता है उदयपुर में, जो इन दोनों पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, जरगा से, जरगा हिल्स, और जरगा हिल्स के साथ एक पहाड़ी और आती है रागा हिल्स। जरगा हिल्स या रागा हिल्स, जरगा हिल्स या रागा हिल्स। ये उदयपुर में, जिसमें ज्यादा हाइट वाली है जरगा, और इसमें कम हाइट वाली है रागा हिल्स। जरगा एंड रागा हिल्स। तो एक तो जरगा है, तो जरगा में जय को उठाएंगे तो क्या बचेगा, रग्गा। तो रग्गा नहीं बोल के अपने को आगे बोलना है रागा। तो जरगा और रागा हिल्स, इन दोनों के बीच में अच्छी बारिश होने के कारण ये वाला जो एरिया होता है ये होता है ग्रीन रीजन, एक हरा भरा क्षेत्र होता है। तो जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देशरो कहा जाता है। हरियाली वाले क्षेत्र को, हरियाली वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देशरो कहा जाता है। तो जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देशरो कहा जाता है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे शब्द हमने लिखा है देशरो। देश का मीनिंग होता है कोई एरिया या रीजन, यानी कोई क्षेत्र। जनरली पहले या आजकल भी पूछ लेते हैं ना कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, भैया किस देश से हो, किस प्रदेश से हो। तो देश या प्रदेश का मीनिंग किस रीजन या किस एरिया से बिलोंग करते हो। और फिर एक हरे का मीनिंग होता है ग्रीनरी एरिया। तो यानी एक ऐसा क्षेत्र जो हरियाली वाला हो, और जो उदयपुर के अंदर जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य मिलता हो, उसको नाम दिया गया है देशरो। इसका मीनिंग ये ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जो हरा भरा है, इसका नहीं ये देशरो है। तो डेफिनेशन हम देशरो के लिख सकते हैं, जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देशरो। तो जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य मुख्यतः जिला कौन सा है, तो जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित जिला है उदयपुर। तो इन दोनों पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देशरो कहा गया है। हरियाली वाले क्षेत्र को देशरो कहा जाता है। इसके बाद में उदयपुर की तरफ कुछ पहाड़ियां और बसती हैं जिनको लास्ट में अपन गोबी के नाम से याद रखिएगा इनको। तो गो से गोगुंदा हिल्स, बी से बीछामेड़ा हिल्स, बीछामेड़ा ये पहाड़ी। तो ये लास्ट में गोबी पहाड़ी, यानी गो से गोगुंदा और बी से बीछामेड़ा, दोनों उदयपुर के अंदर। तो इन दोनों की लोकेशन भी उदयपुर, यानी झीलों की नगरी। इंपॉर्टेंस इसमें जो गोगुंदा की पहाड़ी है, यहां से एक नदी और बनास की तरफ बहती है, इस नदी का नाम है आयड नदी। और ये आयड नदी एक झील है उदय सागर, उदयपुर में बनती है। उसमें गिरने के बाद उसके आगे जब बहती है तो उसका नाम होता है बेड़च। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आयड
या जो बेडच है उसका ओरिजिन पॉइंट कौन है? तो आइडिया बेडच का जो ओरिजिन पॉइंट है वो माना गया है गोगुंदा को। ये आगे जब नदियां पढ़ेंगे तब रिपीट होगा आपका। बीछामेड़ा की जो पहाड़ी है वहां से दक्षिण की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है सोम नदी। तो ये उदयपुर से निकल के डूंगरपुर की ओर जाती है और मुख्य नदी किसमें मिलती है? माही में। और उसी क्षेत्र में प्रतापगढ़ की ओर से आके एक नदी सोम में, और ये सोम माही और इनका सोम माही और जाखम जो है इनका संगम इतना निकट होता है कि इन तीनों के संगम को बोला गया है त्रिवेणी। जहां पे इन तीनों के त्रिवेणी के ऊपर बनता है बेणेश्वर धाम। तो जो बेणेश्वर धाम है वो कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर, जहां सोम माही और जाखम का संगम होता है। तो ये वही सोम है जो उदयपुर के बीछामेड़ा पहाड़ियों से आती है। तो इसका मीनिंग गोगुंदा वाला जो पार्ट है वो तो है आइडिया बेड़च के लिए प्रसिद्ध, और बीछामेड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो प्रसिद्ध है सोम नदी के लिए। तो ये भगवान शिव वाला सोमवार वाला सोम याद रखना, क्योंकि भारत में सोन एक अलग नदी है। सोन एक अलग रिवर है जो कि मुख्यतः जो विंध्यन माउंटेन वाला जो पार्ट है उससे ओरिजिनेट होके, और वो मुख्यतः आगे की ओर किस में जाती है? सॉरी, जो ये आपका विंध्यन के जस्ट नीचे सतपुड़ा वाला जो पार्ट, ये माउंटेन मध्य प्रदेश में इस तरीके से फैली हुई है, विंध्यन और सतपुड़ा। तो इसमें जो मैकाल माउंटेन है उसके पश्चिम में नर्मदा, उसके नॉर्थ में जाती है सोन नदी, और उसके पूर्व में जाती है महानदी। तो एक तरफ है नर्मदा, एक तरफ है सोन नदी, और एक तरफ है महानदी। तो ये तीनों तरफ कुछ नदियां हैं इसमें। तो वो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो सतपुड़ा के मैकाल माउंटेन की ओर से ओरिजिनेट होती है। जो गंगा के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है वो सोन है, जबकि जो माही का जो पार्ट है वो सोन नहीं होके वो सोम है। भारत में दो ऐसी नदियां हैं, एक झारखंड की ओर से निकलने वाली छोटा नागपुर पठार की ओर से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है सवनडेखा नदी। यानी उसके नाम में भी गोल्ड शब्द यूज होता है सवन, और एक मैकाल पहाड़ियां इसके अंदर भी सोने वाला शब्द यूज होता है सोन। और इन दोनों नदियों में कहा जाता है गोल्ड प्लेसर पाए जाते हैं, अर्थात गोल्ड के निक्षेपण पाए जाते हैं। तो मिट्टी में बहुत कम मात्रा में गोल्ड प्लेसर्स होते हैं इसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि मिट्टी को जाके आप छानने लग जाओ कि 1-2 किलो तो निकाल ही लोगे बैठे बैठे। तो ऐसा नहीं होके बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ की जो चट्टाने, यानी इन नदियों के साथ जो चट्टाने आती हैं या जो सेडिमेंट जमा होते हैं उसमें मुख्यतः गोल्ड डिपोजिशन होते हैं। जबकि राजस्थान वाली नदी में ना तो सोन ना सवर्ण ये शब्द यूज नहीं होते, गोल्ड वाले शब्द यूज नहीं होते। ये सोम है जो उदयपुर के एरिया से आती। और उदयपुर के एरिया में वैसे भी आपको ध्यान है शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा अधिक होती थी, इस कारण ये सोम टाइटल के साथ है, नदी सोमवार वाले सोम से। तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप रिवर का। इसके बाद में ये अपनी जो उदयपुर की जो प्रमुख पहाड़ियां ये कंप्लीट हो गई। ज्यादातर पहाड़ियां तो आपके मगरा के एग्जाम्पल के नाम से हैं। सिर्फ दो अपवाद थे, एक रेल और एक बेल। तो रेल को तो कहाँ राजसमंद में, और बेल को कहाँ सिरोही के अंदर। बाकी ज्यादातर एग्जाम्पल कहाँ है? उदयपुर। उसके बाद में उदयपुर की कुछ पहाड़ियां जिसमें एक तो ऊंची पहाड़ी जरगा और एक रागा पहाड़ी। तो जरगा और रागा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जरगा और नेक्स्ट रागा। इन दोनों से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है मेन जरगा रागा वाला, वो कौन सा है? देशरू। तो इसमें देशरो ये उदयपुर से जुड़ा हुआ है, हरियाली वाला क्षेत्र जरगा और रागा पहाड़ियों से। फिर लास्ट में उदयपुर में जो लास्ट में पहाड़ी की है वो अपने शॉर्ट में याद रखें तो गोभी के नाम से, और पूरा नाम गो से गोगुंदा, और बीच से बीछामेड़ा। ये पहाड़ियां, ये उदयपुर की पहाड़ियां जिसमें आयड और बेड़च वाली गोगुंदा है, और सोम नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कौन सा है? बीछामेड़ा। अब इसके बाद में जो सिरोही वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया अपना। बेल का मगरा और भाकर, उदयपुर की पहाड़ियां कंप्लीट हो गई। राजसमंद का भी एक एग्जाम्पल कवर किया है, कौन सा? रेल का मगरा।
बाकी कुछ पहाड़ियां राजसमंद में और भी आती हैं जिनका उत्तर से दक्षिण में सीक्वेंस होता है। जैसे उत्तर में एक पहाड़ी आती है बिजराल। फिर दो राजसमंद के अंदर आपके युद्ध भूमि है, यानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, दिवेर और खमनोर। ये शब्द आपने सुने होंगे। दिवेर और खमनोर राजस्थान में बैटल एंड युद्ध भूमियां हैं। जैसे आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो इन बैटल और युद्ध के बारे में पढ़ोगे, और ये अपने आप में स्थान भी हैं और पहाड़ियां भी हैं यहाँ पर। जैसे मुख्यतः मेवाड़ के द्वारा जब छापामार युद्ध पद्धति को, यानी जो मुख्यतः गोरिल्ला पद्धति होती है जो कि मुख्यतः मराठाओं के द्वारा अपनाई जाती थी, उस पद्धति का उपयोग करके, और इन जो युद्ध हैं दिवेर खमनोर, ये युद्ध मुख्यतः इसलिए प्रसिद्ध हैं और ये पहाड़ी क्षेत्र है अपने आप में। तो ये दोनों स्थान अपने आप में स्थानों के नाम भी हैं और पहाड़ी एरिया भी है वहां। तो जहां दिवेर है वहां दिवेर की पहाड़ियां, जहां खमनोर है वहां खमनोर की पहाड़ियां। तो ये तो हिस्ट्री में भी याद हो जाएंगे। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बिजराल है। तो जो खमनोर वाला पार्ट है वहां से एक नदी निकलकर चंबल की तरफ जाती है जिसका नाम है बनास रिवर। तो बनास का जो ओरिजिन पॉइंट है वो माना जाता है खमनोर हिल्स। खमनोर में, खमनोर से निकलने वाली बनास में दिवेर की एक तो कै रिवर आती है और एक बिजराल की एक खै रिवर आती है। तो इस कै और खै का मीनिंग क्या है? तो कै वाली तो है कोठारी और खै वाली का नाम है खारी। तो ये कै और खै रिवर कोठारी रिवर और खारी रिवर। जबकि खमनोर से निकलने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? बनास। तो इस बनास में मिलने वाली कै एंड खै रिवर कोठारी और खारी रिवर। तो इस सीक्वेंस में बिजराल दिवेर खमनोर, यहां से बनास में मिलने वाली कै एंड खै यानी कोठारी और खारी रिवर। तो इन तीनों पहाड़ियों को हम जब बनास का ड्रेनेज सिस्टम कवर करेंगे, अर्थात जब बनास नदी पढ़ेंगे, तो इन तीनों नदियों को या पहाड़ियों को हम फिर से रिपीट करेंगे। इसके बाद में राजसमंद के जस्ट पश्चिम का ये जो भाग है, एक पाली वाला हिस्सा, तो ये राजसमंद, इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो पाली में एक पहाड़ी आती है। पाली की ये जो पहाड़ियां हैं, ये अजमेर से आने वाली जो लूनी नदी है उस लूनी नदी की पूर्वी सीमा है। लूनी नदी की पूर्वी सीमा, ईस्टर्न बाउंड्री। तो लूनी नदी की पूर्वी सीमा कौन सी पहाड़ियां हैं? तो उनका नाम है काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर पाली में स्थित है, यानी दक्षिणी रावली में। पाली में स्थित है। जो लूनी की पूर्वी सीमा बनाती हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि लूनी की पूर्वी सीमा कौन सी पहाड़ियां बनाती हैं? तो आंसर रहेगा काला भूरा डूंगर। दूसरा कि ये कहाँ स्थित है? तो काला भूरा डूंगर कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा पाली के अंदर। यानी इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर है? पाली। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट याद रखना। जो लूनी की पूर्वी सीमा बनाती है वो पहाड़ियां कौन सी हैं? काला भूरा डूंगर। और काला भूरा डूंगर यानी लूनी की पूर्वी सीमा के ऊपर आता है पाली। तो काला भूरा डूंगर किस जिले में है? तो आंसर रहेगा पाली के अंदर। तो ये एक अपवाद है। वैसे डूंगर या डूंगरी वाली पहाड़ी जनरली जयपुर या कोटपुतली बहरोड, लेकिन ये पाली में भी है। तो इसीलिए मैंने बताया था अपवाद हर चीज के है। तो ऐसा नहीं है जहां आपने लिख दिया है कि डूंगर या डूंगरी जयपुर और कोटपुतली बहरोड में होंगे, इसके अलावा कुछ और जिले ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी अपने जयपुर या कोटपुतली बहरोड होता है। तो यहां तक अपने दक्षिणी रावली वाले जो पार्ट है वो कंप्लीट हुए, जिसमें सिरोही का, बेल का मगरा और भाकर की पहाड़ियां। उसके बाद में हम बात करें उदयपुर। उदयपुर की पहाड़ियां, इसके ऊपर की जो पहाड़ियां वो है राजसमंद और पाली। इसके बाद में आते हैं मध्य अरावली की तरफ, यानी अजमेर और मुख्यतः ब्यावर की प्रमुख पहाड़ियां।
ये वैसे मध्य अरावली में आपको करवा दी थी, जो मध्य अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये वाली अजमेर और ब्यावर की प्रमुख पहाड़ियों में आती हैं आपके तीन जो सर्वोच्च चोटियां, वो प्रमुख पहाड़ी हैं यहाँ पे। जैसे इसमें TTN करके, टी वाली कौन सी है? टोडगढ़। टी वाली है टोडगढ़। या जिसको मराइम जी भी कहा जाता है, दूर मराई जी या मराइम जी, दूर मराई जी या दूर मराइम जी। ये आती है वर्तमान ब्यावर के अंदर। हाइट है इसकी 934 मीटर, 934 मीटर। फिर नेक्स्ट है तारागढ़। तो तारागढ़ वाला पार्ट ये आता है अजमेर। इसके बाद में आती है नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ी में भी ज्योग्राफिकल लोकेशन यही आती है अपने अजमेर। अब तारागढ़ की जो हाइट है ये आता है 873 मीटर। और नाग पहाड़ी जो है ये आती है 795, 795 मीटर। तो एक 700 प्लस, एक 800 प्लस और एक 900 प्लस। तो ये तीनों हैं मुख्यतः मिड अरावली का पार्ट, जिसमें टोडगढ़ की लोकेशन अभी ब्यावर में है। और बाकी जो बची हुई दो पहाड़ियां हैं तारागढ़, यानी टोडगढ़ ऑप्शन नहीं हो तो आंसर रहेगा मध्य अरावली में ऊंची पहाड़ी तारागढ़। और तारागढ़ भी नहीं हो तो नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी का रिलेशन है मुख्यतः लूनी नदी। तो जब लूनी नदी पढ़ेंगे तो ये रिपीट होगी। ये नाग पहाड़ी अपने आप में किस आकार में? सर्पिलाकार में। तो एक तो ये सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंस है लूनी का उद्गम। लूनी का उद्गम, ओरिजिन ऑफ लूनी। तो ये दो पॉइंट याद रखना कि अजमेर के पश्चिम की जो पहाड़ियां वो सर्पिलाकार रूप में, यानी इस तरीके से फैली हुई हैं। इस कारण अजमेर के पश्चिम की पहाड़ियों को क्या बोला गया है? नाग। यानी ये स्नेक शेप में है, सांप की आकृति में। स्नेक टाइप हिल्स या स्नेक शेप। तो अरावली में स्नेक शेप में पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? तो आंसर रहेगा अजमेर के पश्चिम में, जिनको हम नाग हिल्स या नाग पहाड़ियां कहा जाता है। फिर आते हैं हम नॉर्थ अरावली के अंदर, उत्तरी अरावली की तरफ। तो उत्तरी अरावली में ज्यादातर जो प्रमुख पहाड़ियां वो जयपुर के आसपास हैं। जयपुर से नॉर्थ में चलोगे तो सीकर की तरफ, सीकर के नॉर्थ में चलोगे तो झुंझुनू, फिर अलवर की तरफ कुछ पहाड़ियां, और कुछ हैं कोटपुतली, बहरोड। तो पहले जयपुर के अंदर जो पहाड़ियां हैं इनको कवर करते हैं। तो जयपुर में एक तो आती है झालाना डूंगरी, जो मुख्यतः लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध। झालाना डूंगरी हिल्स लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए, जो कि जयपुर सिटी में स्थित है। जयपुर के अंदर एक आती है मोती के नाम से, मोती डूंगरी। ये गणेश टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मोती मगरी कहां पर है? मोती मगरी मैंने बताई थी, पिछोला के आगे जो झील आती है फतेह सागर। तो फतेह सागर के निकट जो गार्डन बना हुआ है वो मोती मगरी पे ही बना हुआ है। तो मोती मगरी फतेह सागर के निकट अर्थात उदयपुर के अंदर स्थित। जबकि मोती मगरी नहीं होके मोती डूंगरी है तो गणेश मंदिर जयपुर। तो लॉर्ड गणेशा टेम्पल, गणेश मंदिर। तो गणेश मंदिर वाला ये जो पार्ट है
ये भी जयपुर में। फिर जयपुर के अंदर, जयपुर सिटी से नाहरगढ़ की ओर चलते हैं तो पहाड़ियों के ऊपर दो रास्ते आते हैं। एक तो इन नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे चढ़ते टाइम लेफ्ट में रास्ता चलता है नाहरगढ़, और पहाड़ी पे चढ़ने के बाद एक सीधा रास्ता निकलता है आमेर की तरफ, और चढ़ने के बाद एक राइट साइड में निकलता है, यानी सीधा जाता है आमेर। और नाहरगढ़ की तरफ मुड़ने के बाद में एक लेफ्ट है जो नाहरगढ़ की ओर, और एक राइट साइड में है जो जयगढ़ की ओर। तो जो जयगढ़ का रास्ता है, उस पहाड़ी को जयगढ़ की पहाड़ी, या उस पहाड़ी को कहा जाता है चील पहाड़ी, या उसको कहा जाता है ईगल हिल्स, ईगल पहाड़ी। तो चील पहाड़ी, ईगल हिल्स और जयगढ़, ये तीनों एक ही हैं अपने आप में। इसी कारण जयगढ़ फोर्ट को चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। तो जब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर या फोर्ट आप पढ़ते हैं, दुर्ग पढ़ते हैं, तो उसमें एक आता है चील का टीला। तो चील का टीला कौन है? तो चील का टीला जयगढ़। तो इसमें नेक्स्ट जो झालाना डूंगरी, मोती डूंगरी है, उसके बाद में चील पहाड़ी या ईगल हिल्स, इन्हीं को ही कहा जाता है जयगढ़ पहाड़ी, जिन पे जयगढ़ फोर्ट स्थित। जयगढ़ फोर्ट या जयगढ़ दुर्ग स्थित। तो इसमें ईगल हिल्स, या ईगल का एज इट इज जो लोकल शब्द है वो भी एग्जाम में आ सकता है, चील हिल्स। तो एग्जाम में पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चील या ईगल पहाड़ियां कौन सी हैं? तो आंसर रहेगा जयगढ़ की पहाड़ियां। किस जिले में है? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर। कहीं जयगढ़ का आपको ध्यान है तो जो दुर्ग है, तो जयगढ़ दुर्ग स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है? ईगल और चील पहाड़ी। तो ये जयपुर सिटी के अंदर तीन प्रमुख पहाड़ियां आती हैं, झालाना, मोती डूंगरी, चील पहाड़ी या ईगल हिल्स। फिर जयपुर के अंदर कुछ पहाड़ियां और हैं जो रिवर्स को लेके, नदियों को लेके प्रसिद्ध हैं। कुछ हैं जो सिविलाइजेशन या सभ्यता को लेके प्रसिद्ध है। हालांकि सभ्यता वाली कुछ पहाड़ियां तो आपकी वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आती हैं। रिवर्स में भी एक दो है जो जयपुर के बाहर चली गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोटपुतली बहरोड है, वहां पे पहले जयपुर का हिस्सा था बैराठ या विराटनगर। वर्तमान में वो बैराठ की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड में है। बैराठ हिल्स ये वर्तमान में कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। और इस एरिया में अपने सिविलाइजेशन अर्थात बैराठ सभ्यता की खोज भी हुई है। और बैराठ सिविलाइजेशन के आधार पर, बैराठ सभ्यता के कारण यहाँ पे कुछ विशेष पहाड़ियां जिनको इंडिकेट किया गया है, यानी जिन पहाड़ियों में कुछ रिमेन्स अपने को, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन पहाड़ियों को स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। तो इन पहाड़ियों का जो ग्रुप है ये तो पूरा बैराठ की पहाड़ियां, और जिनमें रिसर्च हुए जैसे महादेव डूंगरी, महादेव के बेटे गणेश जी तो गणेश डूंगरी, पांडवों में भीम के नाम से भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी। तो कुछ पौराणिक कथाओं से रिलेवेंट धार्मिक शब्दों का यूज किया गया है, महादेव, गणेश। फिर पांडवों में यूज किया गया है भीम का और एक बीजक, तो भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी। तो बैराठ हिल्स के अंदर जो पहाड़ियां वो बैराठ सिविलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध हैं, बैराठ सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। महादेव डूंगरी, इन्हीं के बेटे गणेश जी तो गणेश डूंगरी। फिर नेक्स्ट महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी के बाद में भीम डूंगरी, और भीम डूंगरी के साथ है बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी वाला पार्ट।
तो ये प्रमुख पहाड़ियों में से हैं महादेव, गणेश, भीम और बीजक। तो ये दो तो वैसे भी मुख्यतः धार्मिक शब्दों से जुड़ी हुई हैं, महादेव, गणेश। उसके बाद की जो पहाड़ियां वो भीम है और बीजक नाम से। तो ये तो जयपुर की जो सिविलाइजेशन की पहाड़ी थी, अर्थात बेराट सिविलाइजेशन, जो वर्तमान कोटपुतली बहरोड में है। तो ये अपने वो जयपुर में नहीं माननी है। चाहे बेराट हिल्स हो तो वो भी वही है, कोटपुतली बहरोड। चाहे उसमें रिसर्च वाली कुछ प्रमुख पहाड़ियां महादेव, गणेश, भीम और बीजक डूंगरी। अब जयपुर के आसपास कुछ रिवर्स को लेकर, अंतः प्रवाही नदियों को लेकर प्रमुख पहाड़ियां हैं। उसमें भी हालांकि कुछ अब कोटपुतली बहरोड की तरफ है। जैसे एक तो अभी अपन ने बेराट की जो बात की है, तो बेराट में कहा जाता है अर्जुन के द्वारा बाणों से इस पहाड़ी को भेदा गया, जिससे कोटपुतली बहरोड यानी बेराट बाद में जयपुर, दौसा और भरतपुर की ओर जाने वाली एक नदी का उद्गम हुआ। और ये अर्जुन के बाणों से निकली थी, इस कारण इसको टाइटल क्या मिला, बाण गंगा। तो बाण गंगा, या इसको जब पढ़ेंगे तो अर्जुन के गंगा भी लिखेंगे। तो बेराट पहाड़ी ये वर्तमान में कहा है, कोटपुतली बहरोड। फिर जयपुर सिटी से दिल्ली की तरफ या कोटपुतली बहरोड की तरफ जाते हैं तो एक स्थान आता है मनोहरपुर। जयपुर से निकलने के बाद पहला जो टोल टैक्स आता है मनोहरपुर। तो ये मनोहरपुर हिल्स है, ये भी जयपुर में है। जैसे बेराट वाली तो वर्तमान कहां पर है, कोटपुतली बहरोड, जबकि ये जयपुर के अंदर है, मनोहरपुर। इस मनोहरपुर से सांबर की ओर आने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है, मेंथा रिवर। मेंथा या मेंढा रिवर। इसके अलावा एक पहाड़ी आती है सेवर हिल्स। तो ये सेवर भी एक कोटपुतली बहरोड का पार्ट है। पहले जयपुर का हिस्सा था लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड। यहां से निकलकर एक नदी जाती है मुख्यतः हरियाणा की ओर, इस नदी का नाम है साबी रिवर। साबी रिवर। ये सेवर कोटपुतली बहरोड वाला है। और एक सेवर राजस्थान के पूर्व में आता है, भरतपुर के निकट। भरतपुर के निकट जो सेवर आता है वो प्रसिद्ध है सरसों एंड रेपसीड। यानी सरसों की तरह एक अधिक तेल वाला इन सरसों की प्रजाति आती है, एक रेपसीड, जिससे मुख्यतः एडिबल ऑयल, खाद्य तेल प्राप्त होता है। तो मस्टर्ड एंड रेपसीड रिसर्च सेंटर राजस्थान में कहां बना हुआ है, तो वो आंसर रहेगा सेवर, भरतपुर। तो वो सेवर अलग है, आपका लोकेशन है वो, और ये सेवर पहाड़ी के रूप में है। तो अभी जो तीन प्रमुख पहाड़ियां आपको बताई हैं, सेवर, सेवर हिल्स, सेवर पहाड़ी, बेराट हिल्स, बेराट की पहाड़ी, और एक मनोहरपुर हिल्स। इन तीनों पहाड़ियों के नाम जैसे ही आप देखते हैं तो इनकी नदियों के नाम भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो सेवर हिल्स में एस से जो टाइटल है सेवर, और नदी का नाम भी क्या है, एस से साबी रिवर। फिर बेराट में बी फॉर बेराट और बी फॉर बाणगंगा। फिर मनोहरपुर, एम फॉर मनोहरपुर और एम फॉर मेंथा रिवर। मीनिंग इसमें यह हुआ कि पहाड़ी का पहला शब्द और नदी का पहला शब्द मैच होते हुए हैं। तो साबी का उद्गम से सेवर, बाणगंगा का उद्गम बेराट, मेंथा का उद्गम है मनोहरपुर। तो ये जयपुर के आसपास की पहाड़ियों में जिसमें सेवर कोटपुतली बहरोड, बेराट कोटपुतली बहरोड और मनोहरपुर वाला जो पार्ट है, तो ये मनोहरपुर अब भी किसमें है, जयपुर के अंदर। हालांकि बीच में हम लिखते थे जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो अब जयपुर ग्रामीण और शहर यानी जयपुर सिटी है, वो दोनों एक ही हैं।
हालांकि दूदू भी इन्हीं में ही मर्ज हो गया है, ये भी जयपुरी है अब। तो जयपुर के आसपास के कुछ जिले हैं जो समाप्त कर दिए गए। तो जयपुर सिटी और ग्रामीण और दूदू, इन तीनों को मिला के एक ही दर्जा दे दिया गया है जयपुर। तो जयपुर से अब एक ही हिस्सा अलग माना जाता है, कोटपुतली, जिसमें अलवर का बहरोड मिला के एक नया जिला बना, कोटपुतली बहरोड। तो ये अपनी जयपुर की जो प्रमुख पहाड़ियां थी जिनका रिलेशन किससे है, रिवर से। तो ये वो सभी पहाड़ियां जिसमें स्टार्टिंग शब्द जो था वो नदियों से मैच होता हुआ था। जैसे कि अभी हमने बात की सेवर, तो सेवर किससे, सह से साबी। मनोहरपुरा या मनोहरपुर पहाड़ी, तो वो मैं से मैन था या मेंढा रिवर। और बैराट है, तो बैराट है बै से बाणगंगा। अब इसके बाद में जयपुर की कुछ पहाड़ियां जो अन्य जिलों की पहाड़ियों से मिलती जुलती हैं। जैसे जयपुर में एक पहाड़ी आती है बाबा के नाम से, बाबाई, ई भी लगाना है। तो बाबाई हिल्स ये जयपुर में है। एक झुंझुनू की तरफ पहाड़ी आती है, उसका नाम है बबाई हिल्स। तो दोनों में एक सब तो कॉमन दिखाई देगा आपको, बाई और बाई। तो जयपुर वाली है बाबा के नाम से बाबाई, और झुंझुनू वाली है बबाई। तो बबाई हिल्स कहां पर है, तो बबाई हिल्स झुंझुनू। तो ये मिलते जुलते से नाम है, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना। बाबा आएगा तब तो जयपुर में, यानी बाई और बाई तो दोनों में कॉमन है, एक में है बाबाई और एक में बबाई। फिर जयपुर में एक पहाड़ी और आती है, बरवाड़ा की पहाड़ी है, बरवाड़ा हिल्स। बरवाड़ा हिल्स जयपुर। जबकि इससे मिलता जुलता एक शब्द आता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये पहाड़ी आती है सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। ये प्रसिद्ध है एक चौथ माता टेम्पल के लिए, चौथ माता मंदिर के लिए, और सीसा दस्ता भंडारण के लिए। चौथ का बरवाड़ा और लेड जिंक स्टोरेज सीसा दस्ता भंडारण को लेकर। तो ये वाले जो पार्ट हैं ये याद रखिए इसमें। ये तो हालांकि ध्यान रहता है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपका। चौथ माता टेम्पल कहाँ है, तो चौथ का बरवाड़ा में है, सवाई माधोपुर में। और इस एरिया का इंपॉर्टेंस, हालांकि सीसा दस्ते का उत्पादन नहीं होता, केवल स्टोरेज है। कारण, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व एरिया उसका पार्ट है। तो किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर आपको माइनिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। हालांकि रणथंभौर से तो अलग है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व एरिया का पार्ट है, क्योंकि टाइगर रिजर्व एरिया काफी बड़ा है। जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क हम मानते हैं 282 वर्ग किलोमीटर, जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया 1530 वर्ग किलोमीटर। तो इसका मीनिंग वो उसके टाइगर रिजर्व वाला एरिया, यानी उस इको सेंसिटिव एरिया का पार्ट है। और वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट को जारी नहीं करेगा। तो ये चौथ का बरवाड़ा, तो बरवाड़ा जयपुर में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो ये जयपुर के आसपास की प्रमुख पहाड़ियां थी जो हमने कंप्लीट की हैं। जयपुर में एक दो अगर नाम और ध्यान रख पाओ, तो जयपुर का जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी उत्तर से और पश्चिमी भाग है, तो अजमेर रोड की तरफ चलोगे तो वहां स्थान आता है बिचून। तो वहां बिचून पहाड़ियां भी हैं जयपुर के अंदर। आपको ध्यान हो, अवरोधी बालूका स्तूप में हमने ये पढ़ी थी। बिचून पहाड़ियां जयपुर के और सांबर के की ओर चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो वहां एक पहाड़ी और आती है इस क्षेत्र में, जिसका नाम है जोबनेर की पहाड़ियां। तो ये भी इसी के पार्ट हैं, रावली के, जो कि जयपुर के नॉर्थ वेस्ट की ओर है। तो बिचून पहाड़ी और जोबनेर की पहाड़ी, तो जोबनेर तो स्थान भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है।
मुख्यतः जयपुर और डीडवाना कुचामन के बॉर्डर पे भी आता है, और इसी से कुछ डिस्टेंस के बाद में आती है अपने सांबर लेक। तो ये वैसे तो अवरोधी बालूकाई स्तूप में आ गए थे नाम, जयपुर से रिलेवेंट है, जयपुर के नॉर्थ वेस्ट से। फिर जयपुर के नॉर्थ की तरफ यानी उत्तरी रावली में जयपुर के उत्तरी की तरफ आता है तोरावाटी यानी सीकर, और सीकर के बाद में झुंझुनू। तो सीकर की तरफ की कुछ प्रमुख पहाड़ियां, जिसमें एक तो सीकर की प्रमुख ऊंची चोटी आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के अलावा मालखेत की पहाड़ी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। रघुनाथगढ़ के बाद दूसरी प्रमुख चोटी भी मानी जाती है उत्तरी रावली के अंदर हाइट के अकॉर्डिंग। मालखेत के बाद में इस साइड में हर्ष पहाड़ी, हालांकि इसको हर्ष माउंटेन, हर्ष पर्वत भी कहते हैं। हर्ष माउंटेन के बाद में हर्ष पहाड़ियों के बाद में नेक्स्ट आती है खंडेला हिल्स। खंडेला हिल्स का जो इंपॉर्टेंस है सीकर में, एक तो कांतली का उद्गम, एंड जो तोरावाटी प्रमुख नदी है उस ओरिजिन पॉइंट माना गया है कांतली का उद्गम। एक इस पहाड़ी में स्टोरेज मिले हैं यूरेनियम के। यूरेनियम भंडारण। यूरेनियम भंडारण, तो ये हर्ष माउंटेन, हर्ष पर्वत, और ये खंडेला हिल्स। तो ये वाला जो पार्ट है आपका रघुनाथगढ़, मालखेत, हर्ष, खंडेला, तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं मुख्यतः किस क्षेत्र की पहाड़ियां हैं? ये उत्तरी रावली में सीकर की पहाड़ियां। हालांकि इसमें कुछ प्रसिद्ध नाम है, वो तो ध्यान है आपको। जैसे हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वो हर्ष पहाड़ी, हर्ष पर्वत में है, और ये हर्ष पर्वत मुख्यतः विंड एनर्जी के लिए भी प्रसिद्ध है, पवन चक्की लगी हुई है वहां। जैसे आप जयपुर से सीकर और बीकानेर की ओर जाते हो तो सीकर हाईवे से जब आप निकलते हो तो ये हाईवे से भी आपको दिखाई देती है हर्ष माउंटेन के ऊपर। तो हर्ष माउंटेन का जो इंपॉर्टेंस है वो विंड एनर्जी को लेकर भी है, अर्थात है पवन ऊर्जा को लेकर। फिर खंडेला हिल्स। खंडेला हिल्स जो मुख्यतः कातली नदी और यूरेनियम स्टोरेज इनके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में झुंझुनू की ओर जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, तो झुंझुनू की ओर प्रमुख पहाड़ियों में जो सर्वोच्च चोटियों की बात की थी उत्तरी रावली में, उसमें एक तो आती है लोहारगढ़, जिसका मैंने एक इंपॉर्टेंस बताया था कि महाभारत काल में, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडु स्नान करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए निकले, तो जब उन्होंने यहाँ पे स्नान किया और अपने जो अस्त्र और शस्त्र हैं उनको पानी में धोने का प्रयास किया तो उसमें गल गए। तो इसका मीनिंग वहां जो लोहारगढ़ है वहां जाके उनके जो पश्चाताप हैं या उनके जो अस्त्र और शस्त्र गले थे, तो उस जगह को लेकर इसका नाम है लोहारगढ़। यानी जो जहां उनके अस्त्र और शस्त्र गल गए थे, यानी जो लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, उसी के आधार पर इसका नाम है लोहारगढ़। शेखावाटी की तरफ इसको लुआ गर्जी भी कहते हैं। फिर इसी साइड में झुंझुनू में एक प्रमुख ऊंची चोटी आती है भोजगढ़, तो भोजगढ़ ये झुंझुनू में। फिर एक जयपुर से मिलती जुलती जो चोटी बताई थी मैंने आपको, बबाई हिल्स, जबकि बाबाई हिल्स कहाँ थी? जयपुर में, तो ये बबाई हिल्स झुंझुनू। और एक झुंझुनू से हरियाणा बॉर्डर के ऊपर एक चोट पहाड़ी आती है जिसका नाम है दोसी पहाड़ी। दोसी यानी DHOSI, जो कहा जाता है च्यवनप्राश जिस ऋषि ने बनाया था, च्यवनप्राश ऋषि, तो वो च्यवनप्राश ऋषि की तपस्या स्थली भी रही है। और महाभारत के कई ऐसे ऋषि हैं जिनकी तपोभूमि या तपस्या स्थली के रूप में रही है। तो ये राजस्थान से हरियाणा की ओर एंट्री करते हैं महेंद्रगढ़ की ओर,
तो मुख्यतः उस क्षेत्र में आती है पहाड़ी दोसी। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन पूछी जाएगी, तो आंसर रहेगा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो झुंझुनू की और इसके प्रमुख पहाड़ी हैं जो नाम लिखे हैं यहाँ पे, लोहारगढ़, फिर भोजगढ़, बबाई हिल्स, और लास्ट में है दोसी पहाड़ी, जो आगे लिखा भी है दोसी। इसमें यह अच्छा क्वेश्चन है दोसी पहाड़ी, क्योंकि राजस्थान से जैसे अरावली एग्जिट होती है हरियाणा की ओर, वहां पे और झुंझुनू से लेके हरियाणा की एंट्री तक फैली हुई है दोसी पहाड़ियां। तो अरावली के नॉर्थ में जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जयपुर की पहाड़ियां, उसके बाद में सीकर में खंडेला हिल्स, खंडेला की पहाड़ी, जयपुर के अंदर, सॉरी सीकर के अंदर खंडेला की पहाड़ी, सीकर के अंदर मुख्यतः रघुनाथगढ़ जो ऊंची चोटी है, सीकर में मालखेत की पहाड़ियां, सीकर में हर्ष माउंटेन, हर्ष पर्वत। उसके बाद में झुंझुनू की कुछ पहाड़ियां जो अभी बताई हैं आपको। इनके अलावा जयपुर से दिल्ली की ओर चलेंगे तो मुख्यतः कुछ अलवर की पहाड़ियां आती हैं। अलवर की इन प्रमुख पहाड़ियों में कौन कौन सी हैं? तो जैसे सीकर में हमने हर्ष पहाड़ी कवर की है, अलवर में हर्षनाथ। तो सीकर में हर्षनाथ मंदिर के नाम में था, पहाड़ी केवल हर्ष ही है, वो हर्ष पहाड़ी है, हर्ष पर्वत। जबकि यहाँ अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी। तो इसमें नाथ टाइटल लगता है। एक आता है उदयनाथ। तो जो उदयनाथ का इंपॉर्टेंस है, वो है मुख्यतः रूपारेल नदी को लेकर। यहां से रूपारेल नदी निकलती है अलवर की ओर से, और ये डीग होते हुए कहां तक जाती है? भरतपुर तक। तो जब नदी पढ़ेंगे तब इसको हम वापस रिपीट करेंगे उदयनाथ को। तो ये हर्षनाथ और उदयनाथ, ये दोनों नाथ कहाँ के हैं? अलवर के। और एक अपन नाथ पहले कर चुके हैं, कमलनाथ। कमलनाथ होता है जहां झील होती है, पानी होता है, क्योंकि कमल वहीं होता है, लोटस। तो कमलनाथ कहाँ पे है? तो कमलनाथ की लोकेशन रहेगी अपनी उदयपुर के अंदर। बाकी नाथ कहाँ मिलेंगे? बाकी नाथ मिलेंगे भरतरी नाथ के पास, यानी अलवर की तरफ। तो ये हर्षनाथ और उदयनाथ, ये अलवर के अंदर। एक पर्वत आता है यहाँ पे जो एग्जाम में कई बार सुमेलित करवाया गया, बैरांच माउंटेन। तो बैरांच माउंटेन को इंपोर्टेंट कर देना। बैरांच के अलावा एक आता है भानगढ़, ये वही है भूत भानगढ़, जो डरावनी जगहों के लिए प्रसिद्ध है। तो बैरांच और भानगढ़ है, ये दोनों अलवर की तरफ। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब हलवा बनाते हैं तो हलवे को क्या कहते हैं? सीरा। तो एक सिरावास की पहाड़ियां। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिरावास कौन से क्षेत्र में है? उत्तरी रावली के अंदर। और बैरांच माउंटेन, ये उत्तरी रावली के अंदर है बैरांच। और ये तो प्रसिद्ध जगह है भानगढ़। तो भानगढ़ का तो लगभग सबको आइडिया रहता है। तो अलवर के दो नाथ प्रसिद्ध हैं, कमलनाथ को छोड़कर। कमलनाथ उदयपुर है, बाकी हर्षनाथ, उदयनाथ, ये दोनों अलवर की तरफ हैं। बाकी कुछ पहाड़ियां जिसमें बैरांच, भानगढ़, ये वाले पार्ट, यानी बी और बी वाले, बैरांच और भानगढ़, और एक लास्ट में सिरावास। तो ये अरावली वाला जो सदन से नॉर्थ की तरफ, यानी आप पहाड़ियों को रेंडम याद नहीं करें, आप तो डिस्ट्रिक्ट को देखें कि उदयपुर की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं, सिरोही में प्रमुख पहाड़ी कौन सी है, जैसे बाकर और बेल का मगरा। राजसमंद में प्रमुख पहाड़ी कौन है? रेल का मगरा। और तीन पहाड़ियां जैसे बिजराल है, दिवेर है, खमनौर है। फिर मध्य अरावली की तीनों पहाड़ियां आपको ध्यान है, टीटीएन है, टोटगढ़ है, तारागढ़ है, नाग पहाड़ी। फिर जयपुर के आसपास की पहाड़ियां, सीकर के पास की पहाड़ियां, झुंझुनू की पहाड़ियां, नॉर्थ में अलवर की पहाड़ियां। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे तो ये जल्दी याद होंगे आपको। फिर अरावली से डाइवर्ट होके पूर्व में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे राजसमंद से पूर्व की ओर भीलवाड़ा की तरफ। तो भीलवाड़ा की तरफ एक पहाड़ी आती है, एक आती है भीलवाड़ा के आगे बूंदी की तरफ। तो इन पहाड़ियों के नाम क्या है? तो भीलवाड़ा वाली पहाड़ी का नाम है बिजासन पहाड़ी, बिजासन हिल्स।
बीजासन की पहाड़ी बूंदी के अंदर आती है। अरावली माउंटेन वाला हिस्सा आड़ा वाला। हालांकि इंग्लिश में ये जो आड़ा वाला है ये DA के बजाय RA लिखा जाता है, तो ये हिंदी में कई बार आरा वाला ही आता है। आड़ा वाला या आरा वाला। तो कई बार हिंदी में आड़ा वाला की बजाय क्या मिलेगा, आरा वाला। एग्जाम में पहले कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो बिजासन पहाड़ी भीलवाड़ा में है और आरा वाला या आड़ा वाला बूंदी में है। अब ये जो शब्द आपने देखा है बिजासन, तो हिल्स के रूप में तो ये भीलवाड़ा में है, लेकिन ये माता का मंदिर है एक, बिजासन माता टेम्पल, वो बूंदी के अंदर आता है। तो बिजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा में और बिजासन माता का मंदिर बूंदी की तरफ। बिजासन माता टेम्पल, बिजासन माता टेम्पल, ये आता है बूंदी इंद्रगढ़। बूंदी के अंदर इंद्रगढ़। तो इसका मीनिंग आमने सामने वाले जिलों में है। भीलवाड़ा और बूंदी आमने सामने है। तो बिजासन बिजासन दोनों तरफ है। बिजासन हिल्स है भीलवाड़ा में और बिजासन टेम्पल कहां पर है, बूंदी में। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट हिल्स आती हैं, आड़ा वाला या आरा वाला, ये बूंदी के अंदर। फिर आसाम में कुछ विशेष आकार की पहाड़ियां लास्ट में, उनको कवर करते हैं। विशेष आकृति की पहाड़ियां, तो राजस्थान में विशेष आकृति की जो पहाड़ियां आती हैं उसमें एक तो सिवाना की पहाड़ियां, जिनको हम एक गोले में होने के कारण इनको कहते हैं गोलाकार पहाड़ी। गोलाकार यानी राउंड शेप हिल्स या सर्कुलर हिल्स, अर्थात राउंड शेप में फैली हुई है। गोलाकार पहाड़ियां बालोतरा सिवाना की तरफ। इस गोले में एक जगह अगर कट लगा दिया जाए ऐसा, तो ये बन जाएगी घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी, तो ये रहती है बारा के अंदर। घोड़े की नाल होती है जो हॉर्स के पांव में नीचे एक छल्ला डाला जाता है लोहे का, तो वो अपने आप में घोड़े की नाल होती है, जिसको कहा जाता है हॉर्स शू टाइप हिल्स। तो हॉर्स शू टाइप हिल्स, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहां पर है, बारा। और ये पहाड़ी मुख्यतः एक झील के लिए प्रसिद्ध है, वो झील आती है रामगढ़ क्रेटर। तो ये 12 में है, तो इसका मीनिंग अरावली हिस्से में नहीं हो के वैसे तो है हाड़ौती में। तो हम तो वैसे भी राजस्थान की प्रमुख आकार वाली पहाड़ियां पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल अरावली नहीं है, विशेष आकृति की जितनी भी पहाड़ियां सब कवर कर रहे हैं। तो विशेष आकृति में गोलाकार पहाड़ियां तो है बालोतरा सिवाना में, यानी सिवाना की पहाड़ियां वही सारी गोलाकार पहाड़ियां। और उस गोले में अगर कट लगा देंगे तो बनेगी घोड़े की नाल, जो बारा के अंदर है। और एक राजस्थान में घोड़े की नाल का जिला है, वो चित्तौड़ है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए कि हॉर्स शू टाइप हिल्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देन आंसर रहेगा चित्तौड़। और हॉर्स शू टाइप हिल्स के अंदर, पहाड़ियों के अंदर ऐसा कौन सा है, तो हॉर्स शू टाइप हिल्स के अंदर आता है अपना बारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला जो घोड़े की नाल है, इस घोड़े की नाल को हम थोड़ा सा और खोल दें इस तरीके से, तो ये बन जाती है तस्तरी नुमा। और इसके सामने ऐसी और बना देते हैं,
तो ये होती है दोहरी तस्तरी नुमा। दोहरी यानी दो तस्तरी। तो तस्तरी नुमा जिला तो किसको माना जाता है? सीकर को। और दोहरी तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ये है उदयपुर के अंदर। इनको कहा जाता है ड्यूल डिस्क शेप हिल्स, दोहरी तस्तरी नुमा पहाड़ियां। तो ये जो ड्यूल डिस्क शेप में जो पहाड़ियां आती हैं, ये उदयपुर की गिरवा पहाड़ियां हैं। गिरवा हिल्स हैं। इन गिरवा हिल्स के बीच में जो है वो है उदयपुर सिटी, उदयपुर शहर। तो उदयपुर सिटी मुख्यतः कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ इन गिरवा पहाड़ियों से, जो ड्यूल डिस्क शेप में दोहरी तस्तरी नुमा पहाड़ियों के रूप में घिरी हुई हैं। तो गिरवा का एक शाब्दिक मीनिंग भी लिया जाता है ज्योग्राफी के अंदर, यानी पर्वतों की मेखला को गिरवा कहा जाता है, यानी सीरीज ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज गिरवा। और ये जो गिरवा पहाड़ियां, इनके द्वारा कौन सा सिटी, यानी इन पहाड़ियों के बीच में उदयपुर सिटी है। पूरा उदयपुर जिला नहीं है, उदयपुर का जो शहरी भाग है वो गिरवा के बीच में है, और गिरवा उसके एक प्रमुख तहसील भी है। इसके बाद में इन तस्तरीनुमा पहाड़ियों को इस तरीके से करके देखें तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो बूंदी की तरफ जो पहाड़ियां आती हैं उनको कहते हैं अपन बूंदी हिल्स। बूंदी के नीचे जो कोटा और झालावाड़ की तरफ फैली हुई है इनको कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स। और ये बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्थात क्रिस्टियन हिल्स। तो राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो मुकुंदराई पहाड़ी कोटा में, और मुकुंदराई पहाड़ी का बाकी बचा हुआ भाग है झालावाड़ के अंदर। तो इसका मीनिंग अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में। कौन सी दो पहाड़ियों से मिलकर बनी है? बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। तो ये तो एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि बूंदी पहाड़ियां कहां, बूंदी पहाड़ियां बूंदी में है। तो अब कोई ये थोड़ा ना पूछेगा जयपुर की पहाड़ी कहां पर है, जयपुर की पहाड़ी जयपुर में है। अजमेर की पहाड़ियां, अजमेर की पहाड़ियां अजमेर में है। तो इसका मीनिंग बूंदी पहाड़ी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है मुख्यतः मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से भौतिक प्रदेश में आती है। तो ये जिले देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें जिले बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये वाला एरिया तो ये हाड़ौती में आती है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों का मेन एरिया आता है कोटा और झालावाड़। तो मुकुंदरा हिल्स प्लस बूंदी हिल्स इक्वल टू क्रिसेंट हिल्स, यानी बूंदी हिल्स प्लस मुकुंदरा हिल्स दोनों को जोड़ के कहते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो ये हाड़ौती की तरफ की पहाड़ियां हैं। और अजमेर के पश्चिम में विशेष आकार में पहाड़ी आपको बताई थी सर्पिलाकार, स्नेक की आकृति में, सर्पिलाकार आकृति में। तो सर्पिलाकार पहाड़ियां कहां पर हैं? अजमेर में। जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आंसर रहता है लूनी नदी। अब ये जो पहाड़ियां हमने कंप्लीट की एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो ये पहाड़ी तो कौन सी है? शिवाना की पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ी। पूरा गोला लग रहा है, इस गोले में एक जगह कट लगा दिया जाए तो ये पहाड़ी घोड़े की नाल जैसी। घोड़े की नाल जैसी। घोड़े के नाल के बाद में ये जो पहाड़ियां आती हैं, ये जो पहाड़ी आती है ये आती हैं मुख्यतः दोहरी तस्तरी नुमा, यानी जिनको हम कहते हैं गिरवा पहाड़ी। फिर ये पहाड़ी आती है अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी और मुकुंदरा। और ये सर्पिलाकार पहाड़ी आती है अजमेर की तरफ। और ये पूरा मिला के क्या हो गया अपना माइट्रोकॉन्ड्रिया।
साइंस में पढ़ते हैं आप। तो इसका मीनिंग है इन पहाड़ियों को आकार के अकॉर्डिंग याद रखिए। गोला है सिवाना में, जिसमें कितनी पहाड़ियां, 56। गोले में कट लग गया तो ये घोड़े की नाल है, ये 12 में। ये दोहरी तसरी नुमा पहाड़ियां गिरवा यानी उदयपुर में। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी और मुकुंदरा वाली पहाड़ियां, दोनों को मिला के क्रिस्टियन हिल्स। और ये सर्पिलाकार पहाड़ियां जो दिखाई दे रही हैं अजमेर के पश्चिम में, नाग पहाड़ियों को कहा जाता है। तो ये अपनी जो राजस्थान और अरावली की प्रमुख पहाड़ियां जो अपनी लोकेशन को लेकर प्रसिद्ध हैं, वो पहाड़ियां अपनी कंप्लीट हो गई। तो उसी के साथ जो अपना अरावली वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब अरावली के बाद अपना जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है वो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। यानी 2 भौतिक प्रदेश अपने कंप्लीट हो गए हैं। एक राजस्थान का मरुस्थल वाला भाग कंप्लीट हो गया है। और दूसरा मुख्यतः अरावली वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में आता है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें माही मैदान, आगे बनास मैदान, बनास मैदान के जस्ट ऊपर की ओर आते हैं बाणगंगा का मैदान, और हाड़ौती होते हुए, विंध्यन से निकल के हाड़ौती होते हुए और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए और यमुना की तरफ जाने वाला यह चंबल का मैदान। तो राजस्थान का जो दक्षिणी मैदान है ये अपने आप में माही प्लेन। तो ये मैदानी भाग कुछ मैदानी भाग है, कुछ मैदानी भागों में डिवाइड है जो नदियों के अकॉर्डिंग अलग अलग मैदान। तो अरावली के बाद में सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि तीसरा भौतिक प्रदेश है ये पूर्वी मैदान के रूप में। पूर्वी मैदान यानी ईस्टर्न प्लेन के रूप में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण मैदानों का या तो अपर्दन की क्रिया से होता है या निक्षेपण की क्रिया से होता है। अपना राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है ये बना हुआ है मुख्यतः रिवर्स के इरोजन के बाद उनके सेडिमेंट जो जमा किए गए हैं उनसे, अर्थात ये नदी अवसादों से बना हुआ है। तो निर्माण है नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित, नदियों के अवसादों से निर्मित। तो ईस्टर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय रिवर सेडिमेंट्स। यानी इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो फॉर्म्ड बाय रिवर सेडिमेंट्स। यह नदी अवसादों से निर्मित। फिर निर्माण के बाद में इसका निर्माण काल कौन सा टाइम पीरियड है, तो निर्माण काल है इसमें प्लीस्टोसीन काल। जैसे डेजर्ट के निर्माण काल में हमने लिखा था ट्रसेरी काल और प्लीस्टोसीन। तो ट्रसेरी काल तो पहले आता है तृतीय काल, उसके बाद में आता है क्वार्टनरी एज, चौथा काल, और उस क्वार्टनरी का ही एक पार्ट कौन सा है, प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड। तो ये जो प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड है इसमें पूर्वी मैदान और उत्तर विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो उसी उत्तर विशाल मैदान का एक पार्ट है प्लीस्टोसीन। तो इसमें एक तो निर्माण किसके द्वारा, नदी अवसादों से, और एक किस समय, तो ये आता है प्लीस्टोसीन काल में। तो फॉर्मेशन पीरियड है इसमें प्लीस्टोसीन एज। तो फॉर्मेशन टाइम पीरियड इज प्लीस्टोसीन एज। इसके बाद में जो पूर्वी मैदानी भाग है इसकी जो स्टडी या अध्ययन हम करेंगे वो कुछ इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इसका स्टडी या अध्ययन किया जाता है। अब वो पार्ट्स किस तरीके से इसके डिवाइड किए हुए हैं वो हमें देखने हैं। तो इसका अध्ययन मुख्यतः
3 भागों में डिवाइड करके, जैसे माही, फिर बनास और बाणगंगा, इनको एक साथ ही कवर करेंगे, बी और बी को। बनास और बाणगंगा यानी बै और बै कह दो, चाहे बी और बी कह दो, और एक चंबल का मैदान। तो एक माही मैदान, एक बनास बाणगंगा मैदान, और तीसरा चंबल का मैदान। तो अरावली को हमने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। उत्तरी रावली, फिर एक भाग दक्षिणी रावली, और एक बीच में था वो मध्य रावली। डेजर्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक एरिड डेजर्ट शुष्क मरुस्थल, और एक उसके पास का सेमीरिड डेजर्ट अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पे जो अध्ययन वाला पार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ईस्टर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 भागों में बटा हुआ है। जिसमें अब जिसमें मेन मैदानी भाग कौन कौन से हैं उनको हम कवर करते हैं। जैसे एक तो माही प्लेन है, माही प्लेन या माही मैदान है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इसमें माही मैदान के बाद बाणगंगा मैदान, जैसे बनास को भी साथ ही कवर करेंगे, बनास एवं बाणगंगा मैदान। बनास एंड बाणगंगा प्लेन, और लास्ट है इसके अंदर चंबल प्लेन, चंबल मैदान। नेक्स्ट है चंबल मैदान। तो इस तरीके से ये मैदानी भाग 3 है, लेकिन नदियों के नाम यहाँ 4 यूज किए गए। अब इन 3 मैदानों के अंदर सबसे पहले कवर करेंगे अपन माही मैदान को, देन सेकंड अपना बनास बाणगंगा प्लेन, और लास्ट रहेगा इसमें चंबल का मैदानी भाग। तो फर्स्ट अपना माही मैदान। तो माही मैदान वैसे देखा जाए तो राजस्थान का दक्षिणी मैदान है, एंड राजस्थान के सदन में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इस एरिया के अंदर। तो इसके डेफिनेशन को इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के मैदान को, दक्षिणी राजस्थान के मैदान को माही, अब ये ट्राइबल एरिया जिसको हम वागड़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भीलों के द्वारा एक बोली बोली जाती है वागड़ी, तो वागड़ी के आधार पर यह क्षेत्र क्या है? वागड़। और वैसे माही के उबड़ खाबड़ मैदान को वागड़ी कहा जाता है। तो राजस्थान के दक्षिणी मैदान को या भाटी मैदान कहा जाता है। यहाँ जनजातियों में एक गोत्र होता है, जैसे भाटी पश्चिमी राजस्थान में एक राजवंशी भाटी हैं जिन्होंने शासन किया है, और एक ट्राइब्स में एक गोत्र होता है भाटी गोत्र, उसके आधार पे इसको भाटी बोला गया है। बाकी ये भाटी पश्चिमी राजस्थान वाले नहीं है, ये मुख्यतः ट्राइब्स में एक गोत्र आता है। तो दक्षिणी राजस्थान के मैदान को इन टाइटल से जानते हैं, एक तो माही, एक होता है वागड़, और एक वागड़ के बाद में भाटी। तो ये तीनों शब्द याद रखना कि राजस्थान के दक्षिणी मैदान को सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज नोन एज माही, वागड़ एंड भाटी प्लेन। कि दक्षिणी राजस्थान के मैदान को माही, वागड़ या भाटी का मैदान कहा जाता है। अब इस मैदानी भाग में
जो जिले कवर होते हैं, यानी इस मैदान का विस्तार कौन कौन से जिलों के अंदर है। तो जिलों में इसमें एक तो राजस्थान का बांसवाड़ा, जहां से माही नदी, ये रिवर्स में भी रिपीट होंगे जब नदियां पढ़ेंगे। देन उसके बाद में डूंगरपुर, और एक आंशिक हिस्सा प्रतापगढ़, जिसके पास से नदी किनारे से निकलती है। तो इसमें 3 जिले प्रमुख माने गए। मेन बांसवाड़ा है, तो माही प्लेन मेनली एक्सटेंड इन बांसवाड़ा, देन डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। फिर विस्तार के बाद में इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है छप्पन का मैदान। छप्पन मैदान के बारे में कहा जाता है कि जो माही का मैदान है राजस्थान के दक्षिण में माही एंट्री करके, ये बांसवाड़ा का एरिया नीचे वाला, इसके जस्ट ऊपर का जो हिस्सा है एक तरफ का, ये डूंगरपुर है, और सामने का हिस्सा प्रतापगढ़। तो ये नदी है मुख्यतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की ओर 56 गांव से प्रवाहित होती है। इस कारण इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो छप्पन का मैदान अगर कोई आपसे पूछे कि छप्पन का मैदान कहां पर है, तो ये मानिएगा कि छप्पन का मैदान बाप का मैदान। बाप का मीनिंग यहाँ शॉर्ट में ये मानना है कि ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैदान है। तो वैसे इसमें माही के अंदर तीनों जिले काउंट होते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। छप्पन के नाम से, तो छप्पन का मैदान बाप का मैदान। छप्पन की पहाड़ियां अलग हैं, छप्पन की पहाड़ियां हैं बालोतरा सिवाना की ओर, और छप्पन का मैदान माही के मैदान को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कहा जाता है। तो इसमें केवल 2 ही जिले लेने हैं, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में माही के मैदान को माही मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये माही का सिर्फ एक पार्ट है। इसका मीनिंग माही का मैदान बड़ा है और उसी का एक छोटा भाग जो 56 गांव में फैला हुआ है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के। तो वो 56 गांव मुख्यतः या तो बांसवाड़ा के, कुछ गांव उसमें बचे हुए प्रतापगढ़ के। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही मैदान को छप्पन मैदान कहा जाता है। तो माही प्लेन इज नोन एज छप्पन प्लेन इन बांसवाड़ा इन प्रतापगढ़। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 56 गांव में विस्तृत है। तो इसका रीजन अगर लिखना चाहो तो बिकॉज दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन 56 विलेजेस। क्योंकि क्योंकि यह मैदान 56 गांव में विस्तृत है। 56 गांव में विस्तृत है। तो ये ध्यान रखिए इसमें। फिर इसमें प्रतापगढ़ जो इसके किनारे पे है, तो किनारे को कहा जाता है कांठल। जैसे साबरमती गुजरात में जाती है और साबरमती के किनारे जो बसा हुआ है उसको कहते हैं साबरकांठा, जिला है गुजरात का। पश्चिमी बनास जब गुजरात में जाती है तो उसके बनास, पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ है बनासकांठा। तो कांठे का मीनिंग या कांठल का मीनिंग किनारे पे है। तो माही के किनारे पे प्रतापगढ़ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माही का कांठा या किनारा कौन है? प्रतापगढ़। तो कांठल का मैदान भी प्रतापगढ़ में बनता है। और उस कांठल की गंगा किसको कहा जाता है? तो आंसर रहेगा माही। तो माही नदी जब पढ़ेंगे उसमें एक नाम पढ़ेंगे उपनाम, कांठल की गंगा। तो वो कांठल कौन है? प्रतापगढ़। तो एक तो 56 का मैदान, जो कि ट्रिक से मैंने आपको बताया, याद रखना बाप। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैदान। फिर नोट के अंदर दूसरा है कांठल मैदान। कांठल मैदान यानी कांठल प्लेन। तो इसमें याद रखना है माही मैदान को माही मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल कहा जाता है।
अगर पूछा जाए कि माही का मुख्य मैदान तो वही है वागड़ का मैदान, जो पूरा मैदानी भाग है। फिर उसका एक छोटा रूप है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 का मैदान, जो 56 गांवों के अंदर है। फिर जो इसके किनारे प्रतापगढ़ में है वो सिर्फ है प्रतापगढ़ का मैदान यानी कांठल का मैदान। तो कांठल का मैदान कौन सी नदी बनाती है, तो आंसर रहेगा माही। किस जिले में बनाती है, तो आंसर रहेगा प्रतापगढ़। तो इसमें यह ध्यान रखिए ये प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से। फिर इस नदी के अंदर जो मुख्यतः सोइल या मिट्टी पाई जाती है, माही के अंदर ये लाल और चिकनी मिट्टी होती है, जिसको जनरली अपन रेड लोमी सोइल भी कहते हैं। रेड लॉम सोइल या रेड लोमी सोइल, लाल और चिकने प्रकार की मिट्टी, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसकी सोइल भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इसमें उत्पादित फसलें यानी जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं। तो लाल मिट्टी में जो ट्राइबल एरिया अपना राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है, भीलों के द्वारा मुख्य अनाज कौन सा खाया जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए राजस्थान के पश्चिम में कौन सा अनाज अधिक खाते हैं, तो अपने माइंड में आंसर आएगा कि पश्चिमी राजस्थान में बाजरा अधिक बोते हैं, तो बाजरा खाते होंगे। राजस्थान के नॉर्थ में और ईस्ट में तो उत्तर गंगानगर है, और पूर्वी राजस्थानी भाग अलवर भरतपुर, तो इस साइड में गेहूं अधिक उत्पादित होता है, गेहूं का उपयोग अधिक होता है। लेकिन ट्राइबल एरिया या राजस्थान के दक्षिणी भाग में भीलों के एरिया में मुख्यतः मक्का अधिक बोया जाता है, मेज का प्रोडक्शन अधिक होता है। तो वहां मक्के की कुछ वेराइटी है जो ट्राइबल एरिया के लिए बनाई गई हैं, और उन ट्राइबल एरिया की वेराइटी को नाम माही नदी के नाम से दिया हुआ है, यानी माही कंचन और माही धवल। तो इसमें उत्पादित प्रमुख फसलों में आती है मक्का, क्योंकि ट्राइबल एरिया में मुख्यतः प्रचलन वाली फसल भीलों में कौन सी है, मक्का। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में मुख्यतः गेहूं, तो वैसे ही भीलों में मुख्यतः क्या है, मक्का या मेज। तो माही में उत्पादित प्रमुख फसलों में एक तो आती है अपने मेज या मक्का, और मक्के की कुछ वेराइटीज आती हैं यहाँ, जिनको नाम दिया जाता है माही कंचन एंड माही धवल। माही कंचन और माही धवल। इसके बाद में चावल की भी एक वैरायटी है जो माही के नाम से, ये माही सुगंधा, सुगंधा बिंदी लगा के लिखना होता है, बिंदी नहीं लगाएंगे सुगधा हो जाएगा। गधे का मीनिंग, गधे का मीनिंग गधा, सुगधा यानी अच्छा गधा। तो माही सुगंधा, तो जब तक सुगंध आए तब तक अपने को क्या मानना है, चावल, और सुगंध आना बंद हो जाए इसका मीनिंग मक्का। यानी माही के आगे सुगंध शब्द यानी सुगंधा लगा हुआ है तब तो चावल रहेगा, और ये सुगंध हट जाए तो इसका मीनिंग माही कंचन और माही धवल ऐड हो जाएगा। फिर तो सुगंध हटते फिर क्या मानना है, मक्का। तो माही सुगंधा वैरायटी राइस की है, और इसी क्षेत्र में उदयपुर और चित्तौड़ निकट होने के कारण, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़ में शुगर मिल है, इस कारण गन्ने का उत्पादन भी होता है। तो यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो मानी जाती है मेज या मक्का, यानी मक्का ज्यादा एरिया में बोया जाता है, उसके बाद चावल एंड गन्ना। तो दो तो अनाज हो गए यानी फूड ग्रेन हो गए जिनको खाते हैं, मक्का और चावल, और एक कैश क्रॉप्स हो गई जिससे अच्छी आमदनी प्राप्त होती है यानी गन्ना। तो ये जो माही का मैदानी भाग है ये कंप्लीट हो गया। तो माही के मैदान को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो माही का मैदान है, इस माही मैदानी भाग को राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में, या दक्षिणी राजस्थान में इसको वागड़ का मैदान, इस मैदान को भाटी मैदान, या इस मैदान को माही मैदान। तो राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, वागड़, भाटी मैदान मुख्यतः 56 के नाम से कौन से क्षेत्र में है, तो 56 प्लेन के नाम से याद रखना है कि 56 मैदान किसका मैदान है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो इस शब्द से ट्रिक से याद रखिए। कांठल जो इसके किनारे पे है, तो कांठल माई के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल कहा गया है। फिर इस मैदान में पाई जाने वाली जो प्रमुख है मिट्टी है, तो उसमें रेड लोमी सोइल या लाल चिकनी मिट्टी, रेड लॉम सोइल या रेड लोमी सोइल। रेड लोमी सोइल के बाद में इसमें उत्पादित जो प्रमुख फसलें आती हैं, उसमें मेज या मक्के का उत्पादन, चावल का उत्पादन, और शुगर कैन या गन्ने का उत्पादन। तो इसमें मेज का अच्छा उत्पादन है, मक्के का, राइस का अच्छा प्रोडक्शन है यानी चावल का,
और शुगर केन का अच्छा प्रोडक्शन यानी गन्ने का। तो ये कुछ इसके प्रमुख फसलें हैं। तो ये ध्यान रखिए, हालांकि आगे मिट्टी फिर भी रिपीट होती है। जब राजस्थान की सोइल वगैरह पढ़ते हैं तो लाल चिकनी मिट्टी वो हम इसी क्षेत्र में पढ़ते हैं, जिसकी तुलना दक्षिणी भारत की लेटराइट सोइल से भी होती है। लेटराइट यानी जो ईंट जैसी या जो लाल मिट्टियां होती है उनके लिए शब्द यूज करते हैं। तो भारत की लेटराइट सोइल जैसी मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो पाई जाती है माही बेसिन के अंदर। तो आज की इस क्लास का सेशन अपन जो माही वाला पार्ट है वहां तक कंप्लीट करते हैं। फिर बचा हुआ जो आपका कुछ मैदानी भाग है, यानी बनास बाणगंगा और चंबल का मैदान, और उसके बाद में एक भौतिक प्रदेश और आता है हाड़ौती। तो ये जो बचे हुए भाग हैं ये अपनी कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी भौतिक प्रदेश को प्रयास करेंगे कि कल की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।